तियांगे, तुम्हारा क्या मतलब है? कमरे में मौजूद लोगों की नज़र चरण पर पड़ी और विक्रम ने झट से पूछा। जी निंग के पिता हाई शहर के सबसे अमीर आदमी हैं, वहाँ के एक मशहूर मछुआरे। इसलिए झांग परिवार में शादी करने वाला परिवार भी स्वाभाविक रूप से आसान नहीं है। अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो मुझे डर है कि झांग जियानन को अपनी बेटी की शादी आपसे करवाने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होगा। चरण ने स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया। झांग जियानन उस जमाने में एक मछुआरे थे और बाद की पीढ़ियों में वे बेहद अमीर आदमी होंगे। भविष्य में उन्हें घरेलू अमीरों की सूची में भी गिना जाएगा। ऐसा परिवार विक्रम जैसे छोटे से कस्बे के किसी व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी आसानी से कैसे कर सकता है? झांग परिवार की तुलना में वर्तमान जोहू परिवार में जमीन आसमान का अंतर था। चरण की बातें सुनकर विक्रम की चिंता शांत हो गई। चरण सही था, उसे झांग जीनिंग की पारिवारिक स्थिति की कुछ समझ थी। मौजूदा हालात को देखते हुए झांग परिवार की नज़र में वह वाकई एक तुच्छ व्यक्ति था। तो तियांगे, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? विक्रम ने दिमाग लगाया लेकिन कोई अच्छा विचार नहीं सूझा, इसलिए वह विनम्रतापूर्वक चरण से सलाह मांग सका। तुम और जी निंग, एक मेरा अच्छा भाई है और दूसरा मेरा शिष्य। चूंकि तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। चरण ने अपने होंठ सिकुड़े, उसकी आंखों में आत्मविश्वास की झलक दिखाई दी। आइए, तुम्हें आज रात वापस जाना चाहिए। कल सुबह जाने से पहले मुझसे मिलना। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे झांग जियानन का दिल पसीज जाएगा। तियांगे, तुम सच में मेरे अच्छे तियांगे हो। विक्रम आगे बढ़ा और चरण को गले लगा लिया, उसकी आंखें लाल थीं। अगर जी निंग और मैं सचमुच साथ रह सकें तो मैं हर दिन बोधिसत्व के सामने तुम्हारे लिए धूप जलाकर प्रार्थना करने को तैयार हूँ। तुम सब बड़े हो, गले लगना और आलिंगन करना अशोभनीय है। चरण ने तिरस्कार भरी नजरों से उसे दूर धकेला, बाहर आसमान की ओर देखा और उसे भगाने लगा। देर हो रही है, तुम्हें और डोंगजी को जल्दी वापस आना चाहिए। मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं। ठीक है, तो तियांगे, हम अब निकलते हैं। मैं कल सुबह वापस आऊंगा। जैसे ही विक्रम ने चरण के शब्दों का अर्थ सुना, वह समझ गया कि वह शायद अपने कामों में व्यस्त होने वाला है। वह जल्दी से आगे बढ़ा और शरत को खींच लिया। उन्हें जाते हुए देखकर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि विक्रम और झांग जिनिंग, इस युवा जोड़े को साथ रहने के लिए उसे हस्तक्षेप करना ही होगा। पति जी, आप विक्रम की कैसे मदद करेंगे? प्रिया ने शरत और विक्रम के जाने के बाद पूछा। झांग जिनिंग और विक्रम के साथ उसके भी अच्छे संबंध थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनके लिए चिंतित थी। चिंता मत करो पत्नी, मेरे पास एक उपाय है। चरण ने प्रिया का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, पत्नी जी, आज रात मैं पूरी रात व्यस्त रहूंगा। नहा धोकर मेरा इंतजार मत करना, जल्दी सो जाना। ठीक है पति जी। हालांकि प्रिया को चरण पर तरस आ रहा था, लेकिन विक्रम का मामला भी उस समय बहुत महत्वपूर्ण था। उसने चरण को गले लगाया, अपना चेहरा ऊपर उठाया और चरण को 2 बार चूमा, फिर नहाने के लिए उठ गई। चरण ने ड्राइंग टूल्स और कागज निकाले, उन्हें मेज पर फैलाया और चित्र बनाने लगा। झांग जियानन हाई शहर में एक मछुआरे का व्यवसायी था। उसे उन्नत जहाज संशोधन तकनीक और मछली पकड़ने की मशीनरी की आवश्यकता थी। संयोग से चरण हर चीज में निपुण था, इसलिए कुछ ऐसा बनाना बहुत आसान था जो झांग जियानन को रुचिकर लगे। जब प्रिया स्नान के बाद लौटी तो चरण पहले से ही ब्लूप्रिंट बनाने में तल्लीन था, मेज पर झुका हुआ। प्रिया पास खड़ी रही और कुछ देर तक देखती रही। उसने चरण को परेशान करने की हिम्मत नहीं की, फिर उठकर आराम करने के लिए भीतर के कमरे में चली गई। अगर वह गर्भवती नहीं होती तो वह पूरी रात चरण के साथ जाग सकती थी, लेकिन अब उसके पेट में एक बच्चा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अपनी शारीरिक स्थिति पर विचार करना था। चरण को उसके बारे में अधिक चिंता न करने देना पहले से ही काफी अच्छा था। पूरी रात चरण लिखता और चित्र बनाता रहा। सुबह 6 बजे तक व्यस्त रहने के बाद चरण ने मेज पर ब्लूप्रिंट और सामग्री के मोटे ढेर को देखा और जम्हाई लेने से खुद को रोक नहीं सका। मुंह धोते ही उसे दरवाजे के बाहर हल्की खांसी की आवाज़ सुनाई दी। चरण ने आंगन के गेट की ओर देखा और पास चला आया। हाँ, उसने हिचकिचाते हुए पूछा। आह, मैं हूँ तियांगे। विक्रम दरवाजे के बाहर से धीरे से कहा। चरण ने बेबसी में भौहें चढ़ाईं, फिर मुख्य दरवाज़ा खोला। तुम इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गए? तुम कब से यहाँ हो? तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? विक्रम के शरीर पर सफ़ेद बर्फ की परत देखकर उसे अंदाज़ा हो गया कि वह काफ़ी देर से यहाँ है। मुझे तुम्हारी और तियान साओजी की नींद में खलल डालने का डर था और मैं घर पर इंतज़ार करते हुए बेचैन था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। विक्रम ने अपना सूटकेस उठाते हुए जल्दी से चरण को समझाया। कोई बात नहीं, कल रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने तुम्हारे लिए कुछ तैयार किया है, ज़रा रुको, मैं जाकर ले आता हूँ। चरण ने उससे कहा, फिर मुड़कर वापस चला गया। मेज़ पर रखे ब्लूप्रिंट और सामग्री को व्यवस्थित करके एक बड़े क्राफ्ट पेपर के लिफाफे में डाल दिया। इसे संभाल कर रखना, झांग जियानन को इन चीज़ों में दिलचस्पी होगी।
जब तुम उससे मिलो तो उसे ये दे देना और बताना कि तुम्हारे पास ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तुम्हारे और जी निंग के साथ रहने के लिए उसके राज़ी होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। चरण ने उसे निर्देश दिया। तियांगे, शुक्रिया। विक्रम ने देखा कि चरण की आंखें लाल थीं और उसकी ठुड्डी पर बाल उग आए थे और वह बहुत भावुक हो गया। हम भाई हैं, विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी जाओ, मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम खूबसूरती जीत लोगे। चरण ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर थपथपाया और उसे प्रोत्साहित किया। ठीक है तियांगे, अब मैं चलता हूँ। विक्रम ने आंखों में आंसू भरकर सूंघा और अपना सूटकेस उठाते हुए चला गया। चरण ने उसकी पीछे हटती हुई आकृति को देखा, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वह रसोई में लौटा और प्रिया को काउंटर पर व्यस्त देखा। पत्नी, मैं कर दूंगा। चरण आगे बढ़ा और प्रिया के हाथ से स्पैचुला लेने के लिए हाथ बढ़ाया। पति जी, आपने पूरी रात बहुत मेहनत की है, थोड़ा आराम कर लीजिए, खाना खाने के बाद सो लीजिए। प्रिया ने उन्हें काम नहीं करने दिया और उन्हें रसोई से बाहर धकेल दिया। चरण उनसे बहुत प्यार करता था और उनकी देखभाल करता था और प्रिया स्वाभाविक रूप से अपने पति का ख्याल रखना जानती थी। चरण पूरी रात सोया नहीं था और अब वह सचमुच थोड़ा थका हुआ था। वह मुख्य कमरे में वापस आया और बस बिखरी हुई मेज़ को ठीक किया। कुछ ही देर में प्रिया ने नाश्ता तैयार कर लिया। दोनों ने साथ में नाश्ता किया। पति जी, आप थोड़ा सो जाए, मैं आज कपड़ों की फैक्ट्री देखने जा रही हूँ। प्रिया ने चरण से कहा। ठीक है, झांग कियान तुम्हें वहां ले जाएगा। हम नाश्ते के बाद प्रिया, झांग कियान और वे दोनों छोटे से आंगन से बाहर निकल गए। दूसरी ओर चरण गहरी नींद सोने के लिए कमरे में लौट आया। वह पूरी रात जागता रहा था और अत्यधिक मानसिक परिश्रम के साथ उसकी मानसिक स्थिति सचमुच थक चुकी थी। जैसे ही वह लेटा, उसका सिर तकिए से टकराया और वह गहरी नींद में सो गया। एक धीमी सिसकियों की आवाज़ सुनकर वह फिर से जाग गया। चरण झटके से उठा, आंखें खोली और बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपनी कनपटियां रगड़ी, बाहर किसी के बात करने की आवाज़ सुनी और जल्दी से अपने जूते और जैकेट पहनकर कमरे से बाहर चला गया। आंगन में जाते हुए उसने देखा कि लू हुई आंगन के गेट पर खड़ी एक औरत को अपनी ओर खींच रही है। औरत का चेहरा साफ देखकर चरण मोहे चढ़ाए बिना नहीं रह सका। उसकी आवाज़ में ठंडक का एक संकेत था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंगन के प्रवेश द्वार पर हंगामा मचाने वाली पवनी थी। चरण अभी सो रहा था और लू हुई की निगरानी में वह स्वाभाविक रूप से जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकती थी। इसी समय जब पवनी ने चरण को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने झट से लू हुई का हाथ झटक दिया और पुकारा, चरण, अच्छे भाई, कृपया अपनी बड़ी बहन की मदद करो, मेरी मदद करो। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ। पवनी, मैंने तुमसे बहुत पहले ही नाता तोड़ लिया था। चरण ने उदासीनता से कहा, लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है। छोटे तियान भाई, मैं आपसे विनती करता हूँ। वाह वाह, मेरे बेटे को मेनिंजाइटिस है और वह पिछले कुछ दिनों से इलाज के लिए काउंटी अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने कहा है कि काउंटी अस्पताल उसका इलाज नहीं कर सकता और चाहता है कि हम उसे जियांग सिटी अस्पताल ले जाएं। पवनी ने रुंधे गले से कहा, बच्चे के इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है और हमारा परिवार इतना पैसा नहीं जुटा सकता। अगर हम और देर करेंगे तो लेले जिंदा नहीं बचेगा। चरण, कृपया अपनी बड़ी बहन की मदद करो। लेले के ठीक होने के बाद तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे लिए बैल या घोड़े की तरह काम करेगी। उसकी बातें सुनकर चरण के माथे पर बल पड़ गए। उसे याद आया कि उसके पिछले जन्म में पवनी के बच्चे को भी तेज बुखार और मेनिंजाइटिस हुआ था, लेकिन यह इतना गंभीर नहीं था। पवनी के लिए उसके मन में भाई बहन जैसा कोई स्नेह नहीं था, लेकिन चरण एक बच्चे को जानलेवा स्थिति में यूं ही खड़ा नहीं देख सकता था क्योंकि इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह भी इतना निर्दयी नहीं था। एक पल सोचने के बाद उसने पूछा, बच्चे के इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए? पवनी ने उसकी बातें सुनी तो उसकी आंखें चमक उठीं। हमें 2000 युआन चाहिए, नहीं शायद कम से कम 3000 युआन। हमें सिटी हॉस्पिटल में भर्ती होना है। मेडिकल फीस, जांच फीस, इलाज फीस, अस्पताल में भर्ती होने का फीस वगैरह, बहुत ज़्यादा खर्च होगा। नन्हे तियान, ये पैसे तुमसे उधार हैं और मैं भविष्य में तुम्हें ज़रूर चुका दूंगा। चरण ने पवनी को गौर से देखा, उसकी नज़रें गहरी थीं और उसने कई बार पवनी को देखा। पवनी, तुम मुझसे झूठ मत बोलो वरना तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। ये कहकर उसने पवनी से कहा कि जब तक वह पैसे लेने अंदर जाता है तब तक रुको। पवनी हैरान और खुश दोनों थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि चरण उसे पैसे उधार देगा। चरण, वह उठा और घर में गया, 3000 युआन गिने और पवनी की ओर चल दिया। ये रहे 3000 युआन बच्चे के इलाज के लिए। बेहतर होगा कि तुम मुझे ये पता न चलने दो कि ये पैसे किसी और काम में इस्तेमाल होते हैं। चरण ने पवनी की ओर तेजी से देखा और पैसों का ढेर उसे दे दिया। पवनी की आंखों में खुशी झलक रही थी और वह जल्दी से पैसे लेने के लिए आगे बढ़ी, बार बार उसका शुक्रिया अदा करते हुए। शुक्रिया छोटे तियान, तुम सच में अपनी बड़ी बहन के अच्छे भाई हो।
मैं तुम्हारी दयालुता को हमेशा याद रखूंगी। जब लेले ठीक हो जाएगा तो मैं उसे तुम्हारा ठीक से शुक्रिया अदा करने के लिए लाऊंगा। इसकी ज़रूरत नहीं होगी, चरण ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे पसंद नहीं कि तुम मेरी जिंदगी में खलल डालो। बेहतर होगा कि तुम फिर कभी मेरे सामने न आओ। पवनी की आंखें धुंधली पड़ गईं और वह व्याकुल और पछतावे से भरी हुई लग रही थी। छोटे तियान, पहले तो सब तुम्हारी बड़ी बहन की गलती थी, मुझे तुमसे माफ़ करना। चूंकि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, इसलिए मैं आगे से तुम्हारे सामने कम ही आऊंगी। अभी भी नहीं जा रहे? चरण ने भौहें चढ़ाईं और उसे ठंडी नज़र से देखा। ऐसी बेतुकी बातें और कहने से क्या फ़ायदा? जो दिल बहुत पहले टूट चुका है, उसकी गांठ आसानी से नहीं सुलझती। पवनी ने अपने आंसू पोंछे, चरण को कुछ बार देखा और फिर चली गई। उसके जाने के बाद चरण ने लू हुई से कहा, हुई गे, जाकर उसके पीछे जाओ और देखो कि क्या वह सचमुच इस पैसे से बच्चे का इलाज करा रही है। हालांकि चरण अब अमीर हो गया है, लेकिन उसके पैसों को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। पवनी को उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, लू हुई ने सिर हिलाया और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। चरण आंगन के दरवाजे पर खड़ा था और ठंडी हवा ने उसकी नींद उड़ा दी। उसने मुंह धोया और दोपहर का खाना बनाने रसोई में चला गया। कुछ ही देर बाद लू हुई दौड़कर रसोई में वापस आए और चरण को खबर दी, उसका बच्चा सचमुच बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। मैंने उन्हें अपना सामान पैक करते देखा, लगता है वे अस्पताल बदलने वाले हैं। ये सुनकर चरण ने थोड़ा सिर हिलाया। अच्छा, हुई गे, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। जब तक पावनी उसे धोखा नहीं दे रही थी, तब तक सब ठीक था। 3000 युआन अब चरण के लिए कुछ भी नहीं थे। वह इतना कठोर दिल नहीं था कि चुपचाप खड़ा रहे और कुछ न करे। दोपहर को प्रिया और झांक कियान वापस आ गए। दोनों सुबह स्वीटहार्ट फैशन कंपनी गए थे और फैक्ट्री का दौरा किया था। स्वीटहार्ट फैशन वर्तमान में वसंत महिलाओं के कपड़ों का उत्पादन कर रहा है, जो मुख्य रूप से प्रिया द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं, अन्य डिजाइनरों द्वारा पूरक हैं। कुछ ही दिनों में स्वीटहार्ट फैशन द्वारा उत्पादित कपड़े आधिकारिक तौर पर उपभोक्ताओं के लिए जारी किए जाएंगे। प्रिया ने अपने द्वारा व्यक्तिगत रूप से डिज़ाइन किए गए कपड़ों को उत्कृष्ट परिधानों में बनते देखकर बहुत प्रेरित महसूस किया। लौटने के बाद वह कारखाने के मामलों के बारे में चरण से बात करती रही। चरण ने उसके साथ कुछ देर बातचीत की और फिर सभी ने पहले दोपहर का भोजन किया। भोजन के बाद शरद चरण को खोजने आया, उसे एक नज़र डालने के लिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में ले जाने की तैयारी कर रहा था। चरण ने प्रिया को कुछ निर्देश दिए, फिर शरद और लू हुई के साथ कार में सवार होकर चला गया। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हुआंगान काउंटी में नहीं, बल्कि पड़ोसी झेंगियांग काउंटी में है। आखिरकार हुआंगान काउंटी केवल इतना बड़ा है और वहाँ कई उपयुक्त फैक्ट्री भवन नहीं हैं। झेंगियांग काउंटी में खाली बड़ी फैक्ट्री इमारतें थीं। विक्रम ने शुरू में यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र के विकसित परिवहन और सुविधाजनक रसद का पक्ष लिया था। तियानिक सिंह वह नाम था जिसे चरण, विक्रम और शरद ने चर्चा के बाद ऑटोमोबाइल निर्माण कंपनी के लिए तय किया था। 60% शेयरों के मालिक चरण पहली बार कारखाने का दौरा कर रहे थे। शरद के कारखाने में प्रवेश करने के बाद उनमें से कुछ ने पहले उत्पादन कार्यशाला का दौरा किया। महाप्रबंधक झेंग जिवांग व्यक्तिगत रूप से उनके साथ थे। वर्तमान में ऑटोमोबाइल निर्माण कारखाना पहले से ही अपना पहला मॉडल तियानिक सिंह S1 का उत्पादन कर रहा है। इस कार का चयन चरण ने सावधानीपूर्वक किया था और इसकी 4 प्रमुख असेंबली घरेलू ऑटोमोबाइल निर्माताओं से कहीं आगे निकल गईं। घरेलू ऑटोमोबाइल निर्माण तकनीक पिछड़ी हुई है। हालांकि कुछ विदेशी तकनीकों को पेश किया गया है, फिर भी घरेलू कारों के प्रदर्शन की तुलना आयातित कारों से नहीं की जा सकती। और तियानिक सिंह S1 का लागत प्रदर्शन अनुपात कई घरेलू ऑटोमोबाइल ब्रांडों की तुलना में अधिक है। इसलिए उनकी कार ऑटोमोबाइल उद्योग में बड़ी लहरें पैदा करने के लिए नियत है। विभिन्न उत्पादन कार्यशालाओं का निरीक्षण करने के बाद चरण को ऑटोमोबाइल निर्माण कारखाने की स्थिति की भी स्पष्ट समझ हो गई। तियानिक सिंह S1 के आधे महीने में लॉन्च होने की उम्मीद है। इस कार की शुरुआती कीमत 180,000 युआन निर्धारित की गई है। 180,000 युआन, ये कीमत पहले से ही बहुत अधिक है, लेकिन उसी कीमत की आयातित कारों की तुलना में तियानिक सिंह S1 अन्य ब्रांडों से कहीं बेहतर है। चलो अब इसकी चर्चा शुरू करते हैं। बाजार में हमारे तियानिक सिंह ऑटोमोबाइल के फायदों का व्यापक प्रचार करें, प्रमुख अखबारों और टीवी स्टेशनों में प्रमुख विज्ञापन स्थान खरीदें और तियानिक सिंह S1 के लिए प्री सेल डिपॉजिट रश खरीद कार्यक्रम शुरू करें। महाप्रबंधक के कार्यालय में चारण ने झेंग जिवांग से बात की। अच्छे उत्पादों को बिक्री की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा भी बनानी चाहिए। एक नए ऑटोमोबाइल ब्रांड के रूप में तियानिक सिंह को चीनी लोगों द्वारा अच्छी तरह से समझा जाना आवश्यक है। इसलिए मार्केटिंग रणनीतियां आवश्यक हैं। हाँ अध्यक्ष किन, झेंग जिवांग ने तुरंत जवाब दिया। इसके बाद चारण ने उनके और कारखाने के कई प्रमुख कर्मचारियों के साथ ऑटोमोबाइल बिक्री योजना पर चर्चा की। चारण के पास यूजियान बुक स्टोर में कई तैयार मार्केटिंग रणनीतियां थीं।
उसे मूल रूप से अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, वह सीधे उनका उपयोग कर सकता था। शरत ने चरण को बगल से वाक्पटुता से बोलते देखा, उसकी आंखें प्रशंसा और सम्मान से भरी थीं। जैसी कि उसके तियांगे से उम्मीद थी, वह सचमुच अद्भुत है। कभी कभी वह सचमुच सोचता था कि चरण का दिमाग कैसे काम करता होगा। वह इतना कुछ जानता था। चरण ने सभी से चर्चा की और फिर उन्हें निर्देश दिए। अपने अधीनस्थों के लिए काम का प्रबंध करने के बाद चरण शरत और लू हुई के साथ चला गया। इसके बाद उन्हें बस कारों के बनने और फिर उन्हें बिक्री के लिए सूचीबद्ध किए जाने का इंतजार करना था। उनमें से कुछ लोग कार फैक्ट्री से निकलकर शरत के परिवार के शुआंगशी डिपार्टमेंटल स्टोर की शाखा में जाने की तैयारी करने लगे। शुआंगशी डिपार्टमेंटल स्टोर की शाखा झेंग्यांग काउंटी के एक समृद्ध इलाके में स्थित थी। जब वे शुआंगशी डिपार्टमेंटल स्टोर के पास पहुंचे, लू हुई ने पार्क करने के लिए जगह ढूंढी। पहली मंजिल पर इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, सौंदर्य प्रसाधन वगैरह बिकते थे, जबकि दूसरी मंजिल पर मुख्यतः रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, गैर मुख्य खाद्य पदार्थ और ताज़ा खाना मिलता था। चरण के मार्गदर्शन में शरत के परिवार का शुआंगशी डिपार्टमेंटल स्टोर अब एक आधुनिक सुपरमार्केट की तरह चलने लगा। इसका व्यवसाय पहले से दोगुने से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया था। इस समय जैसे ही कुछ लोग अंदर गए, उन्होंने पहली मंजिल पर बढ़ती भीड़ देखी, जो बहुत तेज कारोबार का संकेत थी। खासकर येरेन डेली केमिकल के सौंदर्य प्रसाधन काउंटर पर, जहां लगभग हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। कुछ लोग ऊपर गए और इधर उधर घूमने लगे, तो दूसरी मंजिल पर और भी ज्यादा लोग जमा हो गए। हर तरह के सामान वाले क्षेत्र में कई लोग उत्सुकता से खरीदारी कर रहे थे। शरत ने अपना सिर खुजलाया और चरण की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तियांगे, जब से आपने सुझाव दिया है कि हम कुछ प्रचार गतिविधियां और छूट वाले कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, हमारे शुआंगशी डिपार्टमेंटल स्टोर की लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई है। हालांकि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ सामान घाटे में बेचे जाते हैं, लेकिन इससे दूसरे सामान बेचने में मदद मिलती है, इसलिए यह निश्चित रूप से मुनाफा है। प्रचार सामग्री सीमित मात्रा में उपलब्ध कराई गई थी और ये आकर्षित ग्राहक, जो पहले से ही आ चुके थे, निश्चित रूप से अन्य वस्तुएं भी खरीदेंगे। इस प्रकार की प्रचार गतिविधि, जिसमें लोकप्रियता को आकर्षित करने के लिए छोटे मुनाफे का उपयोग किया जाता है, फिर भी बहुत प्रभावी थी। चरण मुस्कुराया और जैसे जैसे वे घूमते रहे, उसने शरत को कई अन्य प्रचार मॉडल समझाए। घूमने के बाद शरत शुआंगशी डिपार्टमेंटल स्टोर के प्रभारी व्यक्ति को खोजने गए और उस अवधि के आय, व्यय और लाभ के बहीखातों की समीक्षा की। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, वह चरण और लू हुई चले गए। जब तक वे चरण के छोटे से आंगन में लौटे, तब तक शाम के लगभग 5 बज चुके थे। प्रिया और झांग कियान रसोई में रात का खाना बनाने में व्यस्त थे। फिर चरण ने शरत से वापस लौटने से पहले रात के खाने के लिए रुकने को कहा। रात के खाने के बाद शरत ने अलविदा कहा और चला गया। लू हुई और झांग कियान भी आराम करने चले गए। चरण और प्रिया भी नहा धोकर बिस्तर पर जाने की तैयारी करने लगे। वह कल पूरी रात जागता रहा था और हालांकि उसने सुबह थोड़ी नींद ली थी, फिर भी वह थका हुआ था। नहा धोकर वे शीशम के बिस्तर पर लेट गए। चरण, जो शुरू में थोड़ा नींद में था, प्रिया के कोमल, सुगंधित शरीर को गले लगाने के बाद अचानक ऊर्जावान महसूस करने लगा। पत्नी, अभी भी सुबह है, क्यों न हम अपने मन और शरीर के लिए कुछ फायदेमंद करें। वह मुस्कुराया और प्रिया की ओर अपने शैतान के पंजे बढ़ा दिए। हम तो फिर नरमी से पेश आओ। प्रिया के गालों पर लाली छा गई और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, उसे अपनी मर्जी से करने दिया। जल्द ही कमरे के अंदर से लकड़ी के बिस्तर के हिलने की चरमराहट सुनाई देने लगी। अगली सुबह चरण और प्रिया ने नाश्ता खत्म किया। तियांगे, तियांगे, आंगन के गेट पर कोई चरण का नाम पुकार रहा था। चरण ने ऊपर देखा और किन दाजी को आंगन के गेट पर खड़ा देखा। दाजी, तुम यहाँ क्यों हो? चरण वहां गया और उसने देखा कि किन दाजी भी सब्जियों की 2 टोकरियां ले जा रहा था। मैं काउंटी शहर में सब्जियां देने आया था और ये देखने आया था कि क्या तुम घर पर हो। किन दाजी ने अपना सिर खुजलाया और चरण से कहा, तियांगे, ग्रीनहाउस की सब्जियां हाल ही में बहुत पैसे में बिकी हैं। काउंटी शहर में कुछ बार सब्जियां बेचने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें अलग अलग बेचना बहुत समय लेने वाला और श्रमसाध्य है। बाद में उन्होंने शहर के कई रेस्टोरेंट से संपर्क किया और ये बेमौसम सब्जियां इन रेस्टोरेंट को सप्लाई की जाने लगी, इसलिए अब उन्हें अलग अलग खुदरा बेचने की जरूरत नहीं थी। बाहर ठंड है, पहले अंदर आकर बात करो। चरण किन दाजी को मुख्य हॉल में बैठने के लिए आमंत्रित किया। इस अवधि में ग्रीनहाउस में उत्पादित सब्जियां कुल 675 युआन में बिकी। तियांगे, मैं आपके लिए सारा पैसा लाया हूं। किन दाजी ने जल्दी से अपनी कमर से एक पैसे की थैली खोली और उसे चरण की ओर बढ़ा दिया। चरण ने हाथ बढ़ाया, पैसे की थैली ली और अंदर बैंक नोटों पर नजर डालने के लिए इसे खोला। 10 युआन, 5 युआन, 1 युआन, 2 युआन, 50 सेंट, 10 सेंट और 20 सेंट के नोट थे। ये स्पष्ट था कि यह पैसा दैनिक सब्जी बिक्री से जमा किया गया था। चरण ने एक पल के लिए सोचा, फिर पैसे का थैला किन दाजी को वापस बढ़ा दिया।
दाजी, आपने इस अवधि के दौरान कड़ी मेहनत की है। ये पैसे ले लो, यह मेरी तरफ से एक बोनस है। ग्रीनहाउस में सब्जियां लगाने का मतलब इन 2 म्यू जमीन से लाभ कमाना नहीं था, सबको ये बताने के लिए कि बेमौसम सब्जियां उगाने से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, कम से कम सामान्य फसलों की तुलना में बेहतर फसल और ज़्यादा मुनाफा। अब यह प्रयोग सफल साबित हुआ। 2 म्यू जमीन पर मूंगफली बोने से 4 महीनों में 188 युआन की कमाई हुई, जबकि बेमौसम सब्जियां बोने से 4 महीनों में 675 युआन की कमाई हुई। बस इतना ही फर्क था। इसके अलावा किन दाजी के अनुसार ग्रीनहाउस में सब्जियां 2 फसलों तक बेची जा सकती थीं। आगे चलकर चरण को और भी कई कामों के लिए किन दाजी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई चाहता है कि दूसरे उसके लिए पूरे मन से काम करें तो कंजूस होने से काम नहीं चलेगा। तियांगे, ये पैसे तुम ये सब मुझे क्यों दे रहे हो? किन दाजी ने अविश्वास से देखा। और मुझे तो हर महीने तुम्हारी मजदूरी मिल ही रही है। ये तुम्हारे लिए है, बस ले लो दाजी। अब से जब तक तुम लगन से मेरी मदद करते रहोगे तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। चरण ने कहा, वापस जाने के बाद आप गांव में इस बात का व्यापक प्रचार कर सकते हैं कि ग्रीनहाउस सब्जियां लगाने से पैसे मिलते हैं। अगली पतझड़ तक मैं आपको ग्रीनहाउस सब्जियां लगाने में सभी का मार्गदर्शन करवा दूंगा। वह पूरी बस्ती के लोगों को समृद्धि की ओर ले जाना चाहता था। धन्यवाद, धन्यवाद तियांगे। किन दाजी ने चरण का विश्वास महसूस किया और वह बहुत प्रभावित हुआ। वह किन दाजी आखिरकार एक बेकार और निकम्मे व्यक्ति की जिंदगी से बदल गया था। अब चरण का अनुसरण करने से उसे अच्छी जिंदगी न मिलने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कुछ समय बाद जब सब्जियों का मौसम न हो तो ग्रीनहाउस को हटाकर तरबूज फिर से लगा देना। तब तुम तरबूज के पौधे लेने मेरे पास आ सकते हो। ठीक है तियान जी, मैं आपकी बात सुनूंगा। किन दाजी ने जल्दी से सिर हिलाया। अच्छा, तो अब आप वापस जा सकते हैं। तियान जी, ये सब्जियां आपके खाने के लिए छोड़ देता हूँ, वे ताज़ा हैं, मैंने उन्हें आज सुबह तोड़ा है। किन दाजी ने टोकरी में सब्जियों की ओर इशारा किया और चरण से कहा। ठीक है। चरण ने सब्जियों को स्थानांतरित करने के लिए कुछ पाया और किन दाजी 2 खाली टोकरियों को लेकर चला गया। उनके जाने के बाद चरण सब्जियों को रसोई में ले गया। जैसे ही वह मुख्य हॉल में लौटा उसने टेलीफोन की घंटी सुनी। चरण फोन का जवाब देने के लिए चला गया और एक थोड़ी परिचित आवाज़ सुनी। नमस्ते, क्या ये चरण है? मैं किन जैन हूँ, किन फैमिली विलेज के ग्राम प्रधान किन जैन। वह उसे क्यों ढूंढ रहे थे? चरण ने एक भान को थोड़ा ऊपर उठाया और पूछा, रूट अंकल, क्या आप मुझे किसी चीज़ के लिए ढूंढ रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किन जैन का स्वर थोड़ा असहाय था। जेल कर्मचारियों के पास आपका संपर्क विवरण नहीं था, इसलिए उन्होंने ग्राम समिति को बुला लिया। किन जैन वो उससे मिलने के लिए इतना हंगामा कर रहा था। चरण ठंडी हंसी से बोला, उसकी आंखों में बर्फ की एक झलक चमक रही थी। रूट अंकल, आप भी जानते हैं कि मैंने उससे बहुत पहले ही अपने पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ दिया है। अगर वह मुझसे मिलना चाहता है तो मैं उससे हरगिज़ नहीं मिलना चाहता। जब किन जैन ने चरण की बातें सुनी तो वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। यही तो मैंने उनसे कहा था, लेकिन किन जेंगुओ ने कहा था कि वह आपसे आपकी माँ से जुड़ी एक बात पर बात करना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि आप जेल में उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकें। रम्या से जुड़ी कोई बात। चरण की आंखें हल्की सी चमक उठीं। वह नहीं जानता था कि किन जेंगुओ असल में उससे क्या कहना चाहता था। रम्या की मृत्यु प्रसव के दौरान हुई थी जब उसने चरण को जन्म दिया था और तब से 20 साल से ज़्यादा समय बीत चुका था। चरण को एक माँ के रूप में उसकी कोई छाप नहीं थी, लेकिन वह रम्या के बारे में और जानना चाहता था जब वह जीवित थी। उसकी दादी ने उसे बचपन में कुछ बातें बताई थीं, लेकिन इतने सालों बाद चरण उन्हें ठीक से याद नहीं कर पा रहा था। अब चरण से मिलने के लिए किन जेंगुओ वाकई हर संभव कोशिश कर रहा था। ठीक है, मैं समझ गया रूट अंकल, मुझे ये संदेश देने के लिए धन्यवाद। जब मेरे पास समय होगा मैं जेल जाऊंगा। चरण की आवाज़ में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं था। चरण, तुम एक अच्छे बच्चे हो। देखो, अब तुम्हारी सौतेली माँ और किन जेंगुओ दोनों जेल में हैं और उनके लिए ज़िंदगी भर बाहर निकलना मुश्किल होगा। पुरानी शिकायतों को मत पकड़े रहो। जेल जाओ, उनसे अच्छी तरह मिलो और उन्हें सुधार में सहयोग करने की सलाह दो। किन जेन ने आह भरी और सलाह दी। चरण ने मन ही मन उपहास किया। किन जेंगुओ और झाओ कैफे के साथ उसका झगड़ा सिर्फ इसी जिंदगी का नहीं था। हालांकि किन जेन को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं समझता हूँ रूट अंकल, मुझे अभी यहाँ कुछ काम है, इसलिए मैं पहले फ़ोन रखता हूँ। चरण की बात पूरी होने के बाद उसने फ़ोन रख दिया। पति, क्या हुआ? प्रिया को लगा कि चरण का आभामंडल थोड़ा ठंडा है और वह जल्दी से चलकर आए और धीरे से पूछा, किन जेंगुओ मुझे जेल में देखना चाहता है। चरण ने प्रिया को कुर्सी पर बैठने में मदद की। तो क्या तुम उससे मिलने जा रहे हो? प्रिया ने चिंता भरी आंखों से चरण की ओर देखा। वह जानती थी कि चरण और किन जेंगुओ का रिश्ता आग और पानी जैसा है। हाँ, ज़रूर मैं उससे मिलने जाऊंगा।
चरण ने अपने होठों पर एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। मैं देखना चाहता हूं कि वह अब कितना दुखी है। प्रिया की आंखें बेचैनी से भर गईं और उसने हाथ बढ़ाकर चरण का हाथ थाम लिया। पतिदेव, अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते तो मत जाओ। वह नहीं चाहती थी कि चरण उन अयोग्य लोगों पर गुस्सा हो। ये ठीक है, उसने कहा कि उसे मेरी माँ के बारे में कुछ कहना है। मैं जाकर देखती हूँ कि वह क्या कह सकता है। चरण ने हाथ बढ़ाकर प्रिया को अपनी बाहों में खींच लिया। चिंता मत करो, वह मेरी नज़र में उल्लेख के लायक नहीं है। प्रिया उसकी बाहों में झुक गई और धीरे से सिर हिलाया। दोपहर के खाने के बाद चरण लू हुई को चेंगनान जेल ले गया। ये हुआंगान काउंटी की एकमात्र जेल थी जिसमें आसपास के इलाकों के कैदी रहते थे। चेंगनान जेल पहुंचने पर चरण ने जेल प्रहरियों से आवेदन किया और उन्हें मिलने की अनुमति मिल गई। मुलाकात कक्ष में ले जाने के बाद चरण एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद हथकड़ी पहने किन झेंगबुओ को 2 जेल प्रहरी पकड़कर लाए। कुछ महीनों तक उसे न देखने के बाद किन झेंगबुओ के चेहरे पर कई नई झुर्रियां। बेटा बेटा, तुम आखिरकार मुझसे मिलने आ ही गए। उसे चरण के सामने वाली कुर्सी पर बैठाया गया और जेल के पहरेदार दरवाजे पर पहरा देने के लिए आ गए। तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? बोलो। चरण अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी बाहें पार की हुई थीं, उसका स्वर शांत था। जियोतियान, मुझे पता है कि मैं गलत था। अतीत में मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। मैं पक्षपाती था। देखो, अब मुझे सजा मिल गई है। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? किन झेंगबुओ ने उत्सुकता से चरण की ओर देखा। मैंने पहले भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था। ये सब उस महिला झाओ कैफिंग के कारण हुआ था। अब मैं अंत में समझ गया हूं कि केवल तुम ही मेरे खून के टुकड़े हो। वह कई महीनों से जेल में था और अन्य कैदियों के परिवार के सदस्य अक्सर उनसे मिलने आते थे, भोजन और पेय पदार्थ लेकर आते थे। केवल उससे जेल में कभी कोई मिलने नहीं आया था। उसे उस समय चरण के प्रति इतना निर्दयी होने और अपने बेटे का दिल न जीत पाने का पछतावा था। अब वह चरण की तलाश में था, अपने पिता पुत्र के रिश्ते को बेहतर बनाने की उम्मीद में, और यह भी कि चरण उससे अक्सर जेल में मिलता रहे। बेहतर होगा कि वह उसकी मदद कर सके ताकि जेल में उसका समय आसान हो। अगर तुम ऐसी ही बकवास करते रहे तो मैं जा रहा हूँ। चरण ने उसकी बातों का मजाक उड़ाया। अगर किन झेंगबुओ का दिल होता भी तो वह काला और टेढ़ा मेढ़ा होता। चरण, वह अपने पिछले जीवन की तरह मूर्ख नहीं होगा जो पारिवारिक स्नेह और पिता के प्यार के लिए तरस रहा था। मत जाओ, मत जाओ, मुझे वास्तव में तुम्हारी माँ के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। किन झेंगबुओ जल्दी से बोला। चरण, वास्तव में तुम्हारी माँ की हत्या कर दी गई थी। चरण की आंखें ठंडी हो गईं और उसने किन झेंगबुओ को गौर से देखा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, तुम्हारी माँ की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या झाओ कैफिंग ने की थी। किन झेंगबुओ ने अपने दांत पीसते हुए कहा, उस समय जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ गर्भवती थी वह बहुत स्वस्थ थी और उसे मुश्किल प्रसव नहीं होना चाहिए था। ये झाओ कैफिंग था जिसने जानबूझकर एयू को क्रोधित किया था। वह एयू के पास दौड़ी अपने पेट में बच्चे को दिखाते हुए और यह भी कहा कि एयू के जन्म देने के बाद मैं उसे छोड़ दूंगी। ये शब्द, आपकी माँ इतनी क्रोधित हुई कि उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और किन झेंगबुओ को घूरने लगा। झाओ कैफिंग ने मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया। तुम कैसे बेहतर हो? किन झेंगबुओ, जब मेरी माँ को प्रसव पीड़ा हो रही थी तब तुम झाओ कैफिंग के साथ थे। उनकी मौत का कारण तुम और झाओ कैफिंग खुद थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपना नाम साफ कर सकते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर झाओ कैफिंग राम्या को गुस्सा दिलाने के लिए उसके पास नहीं गया होता तो राम्या को प्रसव पीड़ा कैसे हो सकती थी? ये सब झाओ कैफिंग की गलती है। किन झेंगबुओ ने जल्दी से अपना बचाव किया। चारण ने देखा कि वह अभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहा था और उसकी आंखें गहरी हो गईं। अगर तुमने उस समय झाओ कैफिंग को नहीं उकसाया होता तो बाद में ये सब कैसे घटित होता? किन झेंगबुओ, अपने लिए ऐसे बड़े बड़े बहाने मत ढूंढो। तुम झाओ कैफिंग से भी ज्यादा घृणित हो और भी ज्यादा घिनौने। चरण ने शब्द दर शब्द सीधे सीधे उन गलतियों की ओर इशारा किया जिन्हें किन झेंगबुओ ने अपने दिल में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। नहीं नहीं नहीं, उस समय सब कुछ झाओ कैफिंग ने मुझे बहकाया था। ये सब उसकी गलती थी, ये सब उसकी गलती थी। किन झेंगबुओ अपना सिर हिलाता रहा। उसकी आंखें विनती से भरी थीं जब उसने चरण को देखा। बेटा, तुम्हें पता है, आदमी हमेशा कुछ गलतियां करते हैं। यह कोई अक्षम्य गलती नहीं है। मुझे पहले से ही पता है कि मैं अब गलत था। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मुझे जेल में वाकई बहुत मुश्किल समय गुजारना पड़ रहा है। क्या तुम मुझे चीज़ें व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए कुछ पैसे दे सकते हो? एक कुत्ता अपनी गंदगी खाने की आदत नहीं बदल सकता। चरण ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम भूल गए कि तुम यहाँ कैसे आए? किन झेंगबुओ, तुम्हारे जैसा इंसान जो वासना में डूबा हुआ है, तुम मेरी माँ के लायक बिल्कुल नहीं हो। मैं अंदर इसलिए आया क्योंकि उस कुतिया लियू मिलन ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी। मैंने उसे छुआ तक नहीं, उसने मुझे बहकाया और फिर मुझ पर बिगड़ल होने का आरोप लगाया।
किन झेंगबुओ का चेहरा काला पड़ गया था और वह गुस्से से गालियां बकने से खुद को रोक नहीं पाया। ओह, सच में, चारण किसी से भी बेहतर जानता था कि किन झेंगबुओ जेल में कैसे पहुंचा। वह अपनी सीट से उठा और किन झेंगबुओ को बेरुखी से देखा, जो 10 साल से ज्यादा बूढ़ा हो गया था। तुम्हें जेल में इतनी मुश्किलों से गुजरते देखकर मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। किन झेंगबुओ, तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी व्यवस्था में मदद करूं? सपने देखो। चरण की बात खत्म होते ही वह उठा और बाहर चला गया। बेटा, बेटा, चरण, चरण, किन झेंगबुओ पीछे से चिल्लाया, लेकिन उसने चरण को बिना पीछे देखे जाते देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि चरण के मन में उसके लिए इतनी गहरी नफरत है। जेल में रहते हुए भी उसने उसे माफ करने से इनकार कर दिया। जेल से निकलने के बाद चरण की आंखें कुछ लाल हो गई थीं। वह जानता था राम्या की मौत वाकई उस व्यभिचारी जोड़े की वजह से हुई थी। किन झेंगबुओ को गुंडागर्दी के लिए 20 साल की सजा सुनाई गई थी। झाओ कैफे को मानव तस्करी के लिए 15 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि अब वे दोनों जेल में थे, फिर भी चरण के दिल की नफरत कम नहीं हो सकी। किन झेंगबुओ ने अभी जो कहा था उसे याद करते हुए, जिसमें उसने चरण से हाथ की चर्बी बढ़ाने के लिए पैसे मांगे थे ताकि जेल में उसकी जिंदगी आसान हो सके, चरण की आंखें धीरे धीरे गहरी होती गईं। कुछ पैसे खर्च करने का समय आ गया था। हालांकि ये किन झेंगबुओ की कल्पना के बिल्कुल विपरीत था। चरण चाहता था कि वह जेल में कष्ट सहे। जेल के बाहर नीले आसमान और सफेद बादलों को देखते हुए चरण ने अपना पैर उठाया और सड़क किनारे खड़ी कार की ओर चल दिया। तभी महिलाओं की साइकिल पर सवार एक महिला अपनी बाइक से उतरी। जब उसने चरण को देखा तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। चरण, तुम यहाँ क्यों हो? चरण ने ऊपर देखा और महिला का चेहरा साफ देखा। उसके माथे पर हल्की सी शिकन दिखाई दे रही थी। यह महिला श्रुति थी। श्रुति को नहीं पता था कि वह चेंगनान जेल में क्या कर रही है, लेकिन वह चरण से टकरा गई। ओह, ओह, मुझे पता है, तुम यहाँ अपने पिता से मिलने जेल में आए हो, है ना? श्रुति को याद आया कि किन झेंगबुओ भी अपनी सजा काट रहा था और जल्दी से बोल पड़ी। चरण श्रुति से बहुत घृणा करता था, उससे परेशान नहीं होना चाहता था। चरण बिना एक नज़र डाले उसके पास से चला गया। उसके पति कुई होन को स्टील मिल में गबन और रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 2.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। श्रुति इस बार जेल मुलाकात के लिए आई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि चरण से उसकी मुलाकात होगी। देखने के बाद चरण से मिलते समय श्रुति ने तुरंत देखा कि वर्तमान चरण का आचरण असाधारण था और उसके कपड़े, रूप और समग्र आभा पहले से पूरी तरह से अलग थे। जब उसने चरण को सड़क के किनारे खड़ी पिकअप ट्रक में बैठते देखा तो वह और भी हैरान हो गई। चरण को किन परिवार से अलग हुए अभी 6 महीने से थोड़ा अधिक समय ही हुआ था और चरण ने वास्तव में एक कार खरीद ली थी। वह बस ऊपर जाकर चरण के साथ फिर से जुड़ना चाहती थी, लेकिन चरण ने उसका पूरी तरह से तिरस्कार किया था। इससे श्रुति बहुत परेशान हुई। उसने मूल रूप से सोचा था कि कुई होंग से शादी करने के बाद वह एक अच्छा जीवन जिएगी, लेकिन कुई परिवार में शादी करने के बाद उसका जीवन उतना संतोषजनक नहीं रहा जितना उसने आशा की थी। कुई होंग के 2 बच्चे उसके अपनी सौतेली माँ के साथ नहीं मिलते थे और हमेशा उसके खिलाफ जाते थे। पहले तो श्रुति अक्सर कुई होंग से शिकायत करती थी। इसके अलावा कुई हांग की माँ परिवार के वित्त को नियंत्रित करती थी और श्रुति को खर्च के लिए बुढ़िया से पैसे मांगने पड़ते थे, जिससे उनका जीवन कठिन हो गया था। अब कुई हांग को गबन और रिश्वतखोरी के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था और श्रुति को लगा कि जीवन में और भी कम आशा है। उसने हाथ बढ़ाकर अपने सपाट पेट के निचले हिस्से को छुआ। उसकी आंखें हल्की सी झपक रही थीं। पहले श्रुति चिंतित थी कि इतने लंबे समय तक कोई परिवार में विवाहित रहने के बाद भी उसे बच्चा नहीं हुआ, लेकिन अब वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उसे बच्चा नहीं हुआ। कुई हांग जेल में था और जल्द ही बाहर नहीं आएगा। श्रुति उसके प्रति वफादार नहीं रहेगी। उसने अपनी निगाहें फिर से चरण पर टिका दीं। अगर वह चरण के साथ संबंध बना लेती तो वह कुई हांग को तलाक दे देती। कुई हांग जैसे बूढ़े की तुलना चरण से कैसे की जा सकती है? वह प्रिया को दूर कर देगी और चरण का मन बदलवा देगी। श्रुति जेल के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। एक क्षण के अनुपस्थित विचार के बाद उसने अंततः मुलाकात के लिए अंदर न जाने का निर्णय लिया। अपनी साइकिल पर सवार हुई और जाने के लिए मुड़ी। चरण और लुहुई के चेंगनान जेल से चले जाने के बाद, ये देखते हुए कि अभी भी सुबह थी, चरण ने लुहुई से यिरेन डेली केमिकल फैक्ट्री तक गाड़ी चलाने के लिए कहा। बीजिंग से लौटने के बाद से वह पिछले कुछ दिनों से व्यस्त था और डेली केमिकल फैक्ट्री का जायजा लेने का मौका नहीं मिला था। अब खाली समय में जाकर हालात देखने का अच्छा मौका था। 10 मिनट से ज्यादा समय बाद कार यिरेन डेली केमिकल फैक्ट्री पहुंची। चरण के कार से उतरने के बाद वह लुहुई को लेकर ऑफिस एरिया की ओर चल पड़ा। वह सीधे फैक्ट्री डायरेक्टर के ऑफिस में किन्यू को ढूंढने गया। किन्यू अपनी मेज पर बैठी काम कर रही थी और चरण को आते देख झट से उठकर उसका स्वागत करने लगी। मिस्टर किन, आप बीजिंग से वापस आ गए हैं।
वह जानती थी कि चरण नए साल के लिए प्रिया के साथ बीजिंग में उसके मायके गया था। किन्यू पहले भी किसी काम से चरण को फ़ोन करके निर्देश ले लेती थी। हाँ, फैक्ट्री का हाल कैसा है? चरण सोफे पर बैठ गया और पूछा। किन्यू ने खुद चरण के लिए चाय बनाई और उसे लाकर दी। आपके निर्देशानुसार श्री किन, जियांग सिटी में एक शाखा कारखाना पहले ही बन चुका है। यह शाखा कारखाना बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ के कारखाने से 4-5 गुना बड़ा, और कारखाना खोलने की प्रारंभिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। किन्यू ने चरण को सूचना दी। प्रबंधक हान इस समय जियांग सिटी में हैं और उन्होंने कहा है कि जियांग सिटी से मंजूरी मिलते ही हमारा शाखा कारखाना आधिकारिक तौर पर उत्पादन शुरू कर देगा। हान किन्यू जिस प्रबंधक का जिक्र कर रहे थे वह येरेन डेली केमिकल के महाप्रबंधक हान योंग थे। वह बेहद योग्य थे और कारखाना खोलने की तैयारियों को संभालना उनके लिए ज्यादा उपयुक्त था। मम्मा, जब मेरे पास समय होगा मैं शाखा कारखाने का जायजा लेने जाऊंगा। चरण ने धीरे से सिर हिलाया। वह बॉस थे, उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके नाम से कारखाना कहाँ स्थित है। एक बार शाखा कारखाना स्थापित हो जाने पर माल की आपूर्ति अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाएगी। यूजी, जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम विभिन्न काउंटियों में ब्रांड के डायरेक्ट सेल स्टोर खोल सकते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद चारण ने किन्यू से कहा, फिलहाल येरेन डेली केमिकल के उत्पाद सिर्फ विभिन्न जिलों में आपूर्ति और विपणन सहकारी समितियों और डिपार्टमेंटल स्टोर से ही खरीदे जा सकते थे। ये बिक्री चैनल अभी भी बहुत अनोखा था। चारण एक नया बिक्री चैनल खोलना चाहता था। ठीक है मिस्टर किन, मैं जल्द ही इसकी व्यवस्था कर दूंगा। किन्यू ने जल्दी से सिर हिलाया। आपकी कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया। चारण एक अच्छा बॉस था जो अपने अधीनस्थों का ध्यान रखता था। वह उन लोगों के साथ कंजूसी नहीं करता था जो परिश्रमपूर्वक काम करते थे। उन्होंने तुरंत कारखाने के सभी प्रबंधन कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए। वेतन में वृद्धि के साथ किन्यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और चरण के प्रति उनका व्यवहार और भी सम्मानजनक और विनम्र हो गया। चरण ने कारखाने में उसके साथ ब्रांड डायरेक्ट सेल स्टोर खोलने के कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की और किन्यू ने उन्हें एक एक करके ध्यानपूर्वक रिकॉर्ड किया। उसे लगा कि चरण के कई सुझाव विदेशों में इस्तेमाल की जाने वाली नई बिक्री विधियों जैसे थे और सीखने लायक थे। दोनों ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा की। देर होते देख चरण ने अलविदा कहा और चला गया। छोटे से आंगन में वापस आकर प्रिया और झांग कियान ने पहले ही रात का खाना तैयार कर लिया था। सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे। रात के खाने के बाद चरण उठा और फोन करने के लिए टेलीफोन की तरफ चला गया। वह झांग जिनिंग को फोन कर रहा था, ये पूछने के लिए कि क्या विक्रम उससे मिला है। विक्रम को आज दोपहर हाई शहर पहुंच जाना चाहिए था। फोन का जवाब झांग परिवार की आया ने दिया। चरण के अपना परिचय देने के बाद आया ने उसे झांग जिनिंग का ठिकाना बताया। 9वीं युवती दोपहर को बाहर गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। मैंने सुना है कि वह एक दोस्त को लेने रेलवे स्टेशन गई है। नानी की बात सुनकर चरण को थोड़ी राहत मिली। चूंकि झांग जिनिंग विक्रम को लेने रेलवे स्टेशन गई थी इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जिनिंग से कहो कि जब वह वापस आए तो मुझे फ़ोन करे। शुक्रिया। चरण ने नानी को निर्देश दिया और फिर फ़ोन रख दिया। चरण ने फ़ोन रखने के बाद ये देखकर कि अभी भी सुबह है, कुछ पांडुलिपि कागज़ निकाले और अपने डेस्क पर उपन्यास की प्रतिलिपि बनाने लगे। प्रिया उनके सामने बैठी अपने फैशन डिज़ाइन के ड्राफ्ट को संशोधित कर रही थी। हालांकि दंपति अपने अपने कामों में व्यस्त थे, फिर भी माहौल गर्मजोशी भरा और सामंजस्यपूर्ण था। डिंगलिंग। लिविंग रूम में टेलीफोन की घंटी अचानक बजी। चरण ने घड़ी की ओर देखा। शाम के 7:35 बज चुके थे। ये झांग जिनिंग का फ़ोन होना चाहिए था। वह उठे, पास गए और फ़ोन उठाया। हेलो मास्टर। बूहू, कुछ हुआ? मैंने विक्रम का फ़ोन नहीं उठाया और वह गायब हो गया है। लाइन के दूसरी ओर से झांग जिनिंग की उन्मत्त सिसकती हुई आवाज़ आई। चरण की भौं झांग जिनिंग ने नाक सिकोड़ी और शुरू किया। मुझे पता था कि विक्रम आज दोपहर हाई सिटी में आ रहा है, इसलिए दोपहर के भोजन के बाद मैंने अपने परिवार के ड्राइवर को उसे लेने के लिए हाई सिटी ट्रेन स्टेशन पर ले जाने के लिए कहा। लेकिन मैंने दिन के अधिकांश समय इंतजार किया और विक्रम को नहीं देखा। बाद में जब मैंने कंडक्टर से पूछा तो विक्रम पहले ही ट्रेन से उतर गया था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, वह हमारे सहमत स्थान पर मुझसे नहीं मिला। मास्टर, आप मुझे बताएं, क्या ये के साथ कुछ हुआ है? झांग जिनिंग के स्वर में घबराहट सुनकर चरण का दिल बैठ गया। विक्रम ट्रेन से उतर गया, लेकिन योजना के अनुसार झांग जिनिंग से नहीं मिला। वास्तव में क्या हुआ? जिनिंग, क्या आपके परिवार के सदस्यों को पता है कि विक्रम आपको खोजने आ रहा था? चरण ने अचानक पूछा। मैंने अपने परिवार को इसके बारे में अभी तक नहीं बताया है। चरण ने आह भरी। अगर तुमने सच कहा तो तुम्हारा परिवार तुम्हारी सगाई तय करना चाहता है, इसलिए वे तुम्हें विक्रम के साथ रखने के लिए कतई राजी नहीं होंगे। इसलिए अगर तुम्हारे परिवार को पता चल गया कि विक्रम तुम्हें ढूंढने आया है तो मुझे डर है कि वे उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वे क्या करना चाहते हैं?
झांग जिनिंग का स्वर तनावपूर्ण हो गया। वे शायद ये को चेतावनी देंगे कि वह तुम्हारा लालच न करे, ऐसा कुछ। चरण ने अंदाजा लगाया। जीनिंग, अभी घबराओ मत। अगर विक्रम को सचमुच तुम्हारे परिवार ने ले लिया है तो उसे अभी ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। झांग जिनिंग के पिता एक व्यापारी हैं, किसी गिरोह के सरगना नहीं, इसलिए वे तुरंत हिंसा का सहारा लेकर विक्रम की जान नहीं लेंगे। विक्रम मूर्ख भी नहीं है। जब तक उसके पास बातचीत करने का मौका है, वह अपने पास मौजूद कार्ड का इस्तेमाल झांग जियानन से बात करने के लिए कर सकता है। जब झांग जिनिंग ने चरण का विश्लेषण सुना तो उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वह विक्रम से पहले इसलिए नाता तोड़ना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि वह किसी खतरनाक स्थिति में पड़ जाएगा। आखिरकार झांग परिवार जैसे धनी परिवारों के पास कई अप्रिय तरीके होते हैं। मैं अपने पिता को ढूंढने जा रही हूँ। अगर उन्होंने विक्रम को छूने की हिम्मत की तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। झांग जिनिंग ने दांत पीसते हुए कहा, फिर तुरंत फोन रख दिया। जीनिंग डायल टोन सुनकर चरण के माथे पर हल्की सी बल पड़ गया। झांग जिनिंग अभी भी जवान थी और बहुत आवेगी भी। हालांकि झांग जियानन के लिए विक्रम के लिए झांग जिनिंग की प्रबल भावनाओं को समझना भी अच्छा था। झांग जियानन निश्चित रूप से फायदे और नुकसान का वजन करेगा। तुम कौन हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? विक्रम वर्तमान में एक कमरे में बंधा हुआ था और बंद था। उसके अलावा कमरे में दो मजबूत शक्तिशाली आदमी थे। विक्रम को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का था कि इन दोनों लोगों के पास बंदूकें थीं। ट्रेन से उतरने के बाद उसे बाहर निकलने पर झांग जिनिंग से मिलना था, लेकिन इन दोनों लोगों ने उसकी पीठ के निचले हिस्से पर बंदूकें रखीं और उसे यहाँ अगवा कर लिया। थोड़ा घबराया हुआ होने के बावजूद विक्रम डरा नहीं था। उसने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि उसे पकड़ने वाले लोग झांग परिवार से संबंधित थे। ये बहुत संभावना थी कि उन्हें झांग जिनिंग के पिता झांग जियानन ने भेजा था। बच्चे, मैंने सुना है कि तुम हमारी 9वीं मिस की चाहत कर रहे हो। हमारी 9वीं मिस ऐसी नहीं है जिससे तुम पंगा ले सको। होशियार रहो, उससे ठीक से ब्रेकअप कर लो और हम तुम्हें हाई सिटी से बिना किसी परेशानी के जाने देंगे। अगर तुम खुद को ज्यादा आंकते हो तो हमें बदतमीजी का इल्जाम मत देना। उस आदमी के शब्द कड़ी धमकियों और जानलेवा इरादों से भरे थे। विक्रम द्वारा उन दोनों आदमियों की पहचान की पुष्टि करने के बाद उसकी घबराहट कम हुई। मैं झांग जियानन से मिलना चाहता हूँ। उसने अपने माथे पर लगी बंदूक को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसकी आंखें शांति से सामने वाले आदमी को देख रही थीं। हा, तुमने क्या कहा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे बॉस को देख सकते हो? बंदूकधारी हंसा, आगे पीछे झुक गया। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं जैसे उसने विक्रम को देखा। क्योंकि मेरे हाथ में कुछ ऐसा है जिसमें उसकी रुचि है। विक्रम ने शांति से कहा, मेरे बैकपैक में जो चीजें हैं आप उन्हें झांग जियानन को दे दें। उन्हें देखने के बाद वह तुरंत मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आएगा। उसके आत्मविश्वास से भरे शब्दों को सुनकर कमरे में मौजूद दो लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए और वे थोड़ा विचलित महसूस करने लगे। एहू, जाकर देखो उसके बैग में क्या है। बंदूकधारी ने दूसरे आदमी को निर्देश दिया। ठीक है भाई लियान। एहू नाम का युवक विक्रम के बैकपैक के पास गया और उसे खोला। विक्रम के बैकपैक के अंदर एक गाय की खाल का लिफाफा देखकर उसने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर निकाला। ब्लूप्रिंट के मोटे ढेर को बाहर निकालकर उन पर नजर डालने के बाद एहू ने भाई लियान से कहा, ये किसी मशीन डिजाइन के ब्लूप्रिंट लगते हैं भाई लियान। लियान ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, अपनी बंदूक रख दी और ब्लूप्रिंट के ढेर को लेने के लिए हाथ बढ़ाया। कुछ क्षणों तक उन्हें ध्यान से जांचता रहा। बच्चे, यह क्या है? उसने ब्लूप्रिंट को अपने हाथ में उठाया और विक्रम से पूछा। कुछ ऐसा जिसका झांग जियानन सपना देख रहा है। ये कहने के बाद विक्रम ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था कि उसका उन दो आदमियों को परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। एहू और लियान ने देखा कि वह कितना शांत था और उसे कुछ हद तक विश्वास हुआ। एहू, वापस जाओ और इसे बॉस को दे दो। लियान ने एहू को निर्देश दिया। हाँ भाई लियान। एहू ने चमड़े का लिफाफा लिया और जल्दी से चलने के लिए मुड़ा। उसे जाते देख विक्रम के दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया और वह अपनी आंखें बंद करके आराम करने लगा। पिस्तौल पकड़े लियान ने उसके खर्राटे सुने और मन ही मन उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। ये बच्चा ऐसे माहौल में सचमुच सो सकता है। झांग परिवार के घर में अध्ययन कक्ष में झांग जिनिंग ने अध्ययन कक्ष का दरवाजा खटखटाया और अंदर चली गई, गुस्से से भरी हुई। पिताजी, क्या आपने विक्रम को पकड़ लिया? उसने मेज के पीछे बैठे झांग जियानन को आरोप लगाने वाले अंदाज में देखा। झांग परिवार में शायद सिर्फ झांग जिनिंग ही इतनी बिगड़ल और घमंडी हो सकती थी। झांग जियानन ने इस साल चीनी नववर्ष से ठीक पहले अपना 60वां जन्मदिन मनाया था। वह नाटे कद और हटे कट्टे थे। उनका पेट मैत्रेय बुद्ध जितना बड़ा था और उनका गोल चमकदार चेहरा, जिस पर 60 से ज्यादा उम्र होने के बावजूद कोई झुर्रियां नहीं थीं। वह अपनी बॉस की कुर्सी पर पीछे की ओर झुके हुए थे। उनकी आंखों में झांग जिनिंग को देखते हुए बेबसी साफ झलक रही थी।
जियाओ जियू, अब तुम किस बात का बतंगड़ बना रहे हो? मैं नासमझ नहीं थी। मैं आज दोपहर विक्रम को लेने रेलवे स्टेशन गई थी, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। पिताजी, आपने उसे ले जाने के लिए किसी को भेजा होगा। झांग जिनिंग पास आए, उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं। पिताजी, आपकी बेटी आपसे विनती कर रही है, कृपया विक्रम को जाने दें। ठीक है। तो जियाओ जियू उसे इतना पसंद करता है? झांग जियानन ने उसे आंसू भरी आंखों से देखा और उसकी निगाहें झपक गईं। हाँ, मैं इस जीवन में केवल विक्रम से ही प्यार करूंगी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अकेले ही बूढ़ा होना पसंद करूंगी। झांग जिनिंग ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी आवाज़ दृढ़ थी। चूंकि आप उसके प्रति इतनी समर्पित हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से पिताजी को आपके प्रति उनकी ईमानदारी की परीक्षा लेनी होगी। झांग जियानन ने कहा, पहले अपने कमरे में वापस जाओ और आराम करो। अगर यह विक्रम वास्तव में आपके प्रति समर्पित है तो फिर कृपया विक्रम को चोट मत पहुंचाना। वह अब भी जाने से पहले उसे आगाह करने से खुद को नहीं रोक सकी। झांग जिनिंग के जाने के बाद झांग जियानन आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका और उसने उसकी नाक के पुल को चुटकी में पकड़ लिया। लड़कियां हमेशा बाहरी लोगों को पसंद करती हैं। दस्तक दस्तक दस्तक। कमरे का दरवाजा फिर से खटखटाया गया। झांग जियानन ने सोचा कि यह झांग जिनिंग था जो वापस मुड़ा था। अंदर आइए। दरवाजा धक्का देकर खोला गया और अंदर आने वाला व्यक्ति झांग परिवार का बटलर था। सर, ये कुछ ऐसा है जिसे विक्रम ने नीचे के लोगों से आपको सौंपने के लिए कहा था। बटलर पास आया और झांग जियानन के सामने एक क्राफ्ट पेपर बैग रख दिया। यह क्या है? झांग जियानन ने इसे कुछ आश्चर्य से देखा, फिर इसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। अंदर ब्लूप्रिंट का एक मोटा ढेर देखकर वह और भी हैरान हुआ। बटलर, जाकर जहाज के इंजीनियर दुआन युआन को बुलाओ। जी हाँ, सर। बटलर तुरंत मुड़ा और चला गया। झांग जियानन ने अपने सामने रखे ब्लूप्रिंट और सामग्री को देखा। उसके भरे हुए चेहरे पर एक विचारोत्तेजक भाव था। उसने शुरू में सोचा था कि विक्रम किसी छोटी जगह से आया है और उसे आसानी से नकारा जा सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष पूरी तैयारी के साथ आया है। अगर यह ब्लूप्रिंट और ये सामग्री असली और प्रभावी होती तो इनका मूल्य अथाह होता। उसने सचमुच इस विक्रम को कम करके आंका था। आधे घंटे बाद जहाज इंजीनियर दुआन युआन को आमंत्रित किया गया। झांग परिवार के पास एक मछली पकड़ने वाली नाव निर्माण संयंत्र था, इसलिए उनके पास बहुत ही पेशेवर डिजाइन इंजीनियर थे। दुआन युआन शिपयार्ड के मुख्य इंजीनियर थे। झांग जियानन ने उन्हें डिजाइन का खाका देखने के लिए कहा। डिजाइन का खाका देखने के बाद दुआन युआन बहुत उत्सुक थे। इसे विस्तार से जांचने के बाद उनके चेहरे के भाव उत्साह, उमंग और आश्चर्य में बदल गए। इतना सरल डिजाइन कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति ने ये खाका तैयार किया है वह अद्भुत है। उन्होंने बार बार इसकी प्रशंसा की, जिसने झांग जियानन को गुप्त रूप से आश्चर्यचकित कर दिया। अध्यक्ष झांग, आपको ये डिजाइन टीम कहाँ से मिली? ये डिजाइन का खाका बेहद सरल है। यदि इस खाके के अनुसार एक जहाज बनाया जाता तो ये हमारी वर्तमान तकनीक से 3 से 5 साल आगे होता। दुआन युआन उत्साह से भरे हुए थे। झांग जियानन भी उनकी बातें सुनकर कुछ हैरान हुए। विक्रम, एक छोटे से स्थान से कोई वास्तव में इतनी महान क्षमता रखता है। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस युवक से ठीक से मिलना चाहिए। ठीक है, आज रात आने के लिए शुक्रिया। अब आप वापस जा सकते हैं। ब्लूप्रिंट की पुष्टि करने के बाद झांग जियानन ने दुआन युआन को निर्देश दिया। अध्यक्ष झांग, इन ब्लूप्रिंट का क्या? दुआन युआन ने अनिच्छा से मेज पर ब्लूप्रिंट और सामग्री को देखा। सोच रहा था, आपने मुझे बुलाया है, क्या आप मुझे ये ब्लूप्रिंट नहीं देंगे? मुझे इन ब्लूप्रिंट की एक प्रति बनाने की ज़रूरत है और फिर मैं उन्हें बाद में आपको दे दूंगा। झांग जियानन की बात खत्म होने के बाद उन्होंने दुआन युआन को जाने का इशारा किया। दुआन युआन बहुत खुश हुआ और संतुष्टि के साथ चला गया। उद्धरण चिन्ह, बटलर, गाड़ी तैयार करो। झांग जियानन ने जोर से पुकारा। जी सर, जल्द ही। झांग जियानन उस जगह पहुंच गया जहां विक्रम था। अंगरक्षक ने सामने का दरवाजा खोला और झांग जियानन ने देखा कि विक्रम एक कुर्सी पर पीछे की ओर झुका हुआ है। झांग जियानन विक्रम के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और शांति से बोला, जी बॉस। लियान आगे बढ़ा और विक्रम को कुहनी से धक्का दिया। उठो उठो, हमारे बॉस आ गए हैं। विक्रम को धक्का लगा। उसने सहज ही अपने मुंह का कोना पोंछा, फिर आंखें खोली और सीधा बैठ गया। अपने सामने एक मोटे आदमी को बैठा देखकर वह चौंक गया। तुम कौन हो? क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो? अब जब मैं यहाँ हूँ तब भी तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? शायद विक्रम को लग रहा था कि अपनी प्यारी बेटी का अपहरण कर लिया था। विक्रम का सामना करते समय झांग जियानन के स्वर में नाराजगी का संकेत था। आह, आप झांग जियानन हैं? आह नहीं नहीं नहीं, अंकल झांग। विक्रम ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत उसकी चापलूसी की। मैंने बहुत समय पहले जी निंग को ये कहते सुना था कि आप हाई सिटी के मछली पकड़ने के राजा हैं, और अब जब मैं आपको देखता हूं तो आप वास्तव में असाधारण हैं।
ये कहते हुए विक्रम अपने दिल में बेहद हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतने गोल शरीर वाले झांग जियानन की झांग जिनिंग जैसी पतली बेटी होगी। हालांकि ये सोचकर कि अमीर लोग युवा और सुंदर पत्नियों से शादी करते हैं, झांग जिनिंग को अपनी मां के जीन विरासत में मिलने चाहिए थे। झांग जियानन का मुंह थोड़ा सा फड़क गया। उसने इस लड़के से इतनी चापलूसी की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वह काफी चालाक लग रहा था। उसने अपना हाथ लहराया और कहा, विक्रम को आज़ादी मिल गई और वह तुरंत ज्यादा आत्मविश्वास से भर गया। जाहिर है तियान जी ने जो बातें उसे बताई थीं उनका असर हुआ था, वरना उसके साथ इतना विनम्र होना तो दूर, वह शायद झांग जियानन से मिल भी नहीं पाता। विक्रम चरण से बेहद प्रभावित था। चाचा झांग जीनिंग और मैं सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं। कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें। विक्रम खड़ा हुआ और विनम्रता से बोला, अगर जीनिंग मेरे पीछे आ जाए तो मैं जिंदगी भर उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। ओह, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। झांग जियानन ने सवाल टालते हुए 2 बार उसकी तरफ गहराई से देखा और पूछा, तुम्हें ये ब्लूप्रिंट कहाँ से मिले? इन्हें मेरे अच्छे भाई चरण ने डिजाइन किया था। जब विक्रम ने चरण का जिक्र किया तो उसकी आंखें चमक उठीं। चरण, मैं उसे जानता हूँ, वह जीनिंग का संगीत शिक्षक है। वह जहाज के डिजाइन के ब्लूप्रिंट भी कैसे बना सकता है? झांग जियानन का लहजा आश्चर्य से भरा था। मेरा तियांगे कितना कुछ जानता है। जहाज़ों की तो बात ही छोड़िए, मुझे लगता है कि वो हवाई जहाज और तोपें भी बना सकता है। विक्रम ने बिना किसी तामझाम के शेखी बघारी और उसे पक्का यकीन था कि चरण सर्वशक्तिमान है। इस वक्त चरण के बारे में बात करते हुए उसकी लार चारों तरफ फैल गई। मेरा तियांगे कृषि विज्ञान संस्थान में एक वरिष्ठ सलाहकार भी है। वो बिजली के ब्लूप्रिंट, कार के ब्लूप्रिंट, गाने और स्क्रिप्ट और तरह तरह की मशीनों के डिज़ाइन भी बना सकता है। मेरा तियांगे इन्हें आसानी से संभाल सकता है। विक्रम ने चरण के बारे में बेबाकी से बात की। झांग जियानन के सामने विक्रम की क्षमताओं को उन्हें परिवार की अनमोल विरासत की तरह गिनाते हुए झांग जियानन ने उनकी बातें सुनी और विक्रम की ओर उनकी नज़र धीरे धीरे विचारोत्तेजक हो गई। ये बच्चा कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कह रहा है ना? हालांकि उस खाके को सोचकर झांग जियानन ने विक्रम की बातों को कम करके आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने मन ही मन सोचा कि उसे इस चरण को अच्छी तरह समझना होगा। विक्रम, मैं वह ब्लूप्रिंट खरीदना चाहता हूँ। अपनी कीमत बताओ। झांग जियानन ने अपनी बैठने की मुद्रा ठीक की और विक्रम से कहा, अगर कीमत वाजिब रही तो मैं तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। विक्रम के हाव भाव थोड़े बदले और ज्यादा गंभीर होते गए। मैं ये ब्लूप्रिंट नहीं बेच रहा। अगर तुम जीनिंग और मेरी शादी के लिए राजी हो तो इस ब्लूप्रिंट को मेरी तरफ से एक तोहफा समझो। झांग जियानन को उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा उसे धमकाएगा। उसने विक्रम की ओर भारी निगाहों से देखा, मुझे कुछ बातें कहनी हैं। हाई शहर में हमारा हुआन परिवार शीर्ष परिवारों में से एक है। मेरी बेटी जीनिंग भविष्य में एक समान दर्जे के परिवार में विवाह करेगी। उदाहरण के लिए, इस बार मैंने उसके लिए जो पति चुना है वह शेनचेंग में हुआन परिवार का उत्तराधिकारी है। हुआन परिवार 100 साल पुराना प्रतिष्ठित परिवार है। हुआन सिटी समूह एक ऐसा उद्यम है जो हमारे झांग परिवार को भी टक्कर दे सकता है। विक्रम, मेरे पास हुआन परिवार के साथ विवाह संबंध तोड़ने और जीनिंग का विवाह आपसे करने का क्या कारण है? क्योंकि जीनिंग और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और क्योंकि मैं शर्त लगा रहा हूं कि मैं भविष्य में हुआन परिवार से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। विक्रम ने अपनी पीठ सीधी की। झांग जियानन के प्रभावशाली आभामंडल से विचलित हुए बिना, चाचा झांग, क्या आप नहीं चाहते कि मैं धीरे धीरे हुआन परिवार से भी आगे निकल जाऊं? हे, झांग जियानन ने उपहास किया, मैं तुम्हारे भविष्य पर दांव क्यों लगाऊं? एक व्यापारी के लिए तत्काल लाभ ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर मेरा झांग परिवार हुआंग परिवार के साथ विवाह कर लेता है तो अरबों डॉलर का सहयोग तुरंत हो सकता है। विक्रम, बताओ, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो बातचीत के लिए लाया जा सके? विक्रम का चेहरा भी इस समय ठीक नहीं लग रहा था। झांग जियानन की बात सच थी, लेकिन विक्रम जरा भी नहीं डरा, क्योंकि मेरे पीछे चरण है, एक अच्छे भाई की तरह उसका साथ। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, मेरे तियांगे ने कहा था कि अगर जीनिंग और मैं सफल हो जाते हैं तो वह तुम्हारे साथ सहयोग के अगले चरण पर चर्चा करेंगे। उनके पास मेरे द्वारा दिए गए ब्लूप्रिंट से कहीं ज्यादा उन्नत ब्लूप्रिंट हैं। साधारण मछली पकड़ने वाली नावें बनाने की तो बात ही छोड़ दो, चाहे क्रूज जहाज हो या हवाई जहाज, हमारे पास तकनीक है। विक्रम के पास दिखाने के लिए वाकई ज्यादा कुछ नहीं था। उनके परिवार की मशीनरी फैक्ट्री उस समय हुआंगान काउंटी में बस थोड़ी बहुत मशहूर थी। विद्युत उपकरण फैक्ट्री और ऑटोमोबाइल फैक्ट्री, जिसकी स्थापना उन्होंने चरण और शरत के साथ मिलकर की थी, वर्तमान में जियांग शहर में बहुत कम लोगों को ज्ञात थी। झांग परिवार और हुआन परिवार जैसे पुराने स्थापित परिवारों की तुलना में उसका कोई सानी नहीं था, लेकिन उसके पास चरण था, उसका अच्छा भाई। विक्रम के दिल में चरण सर्वशक्तिमान था और वह और उसके भाई अंततः पिरामिड के शीर्ष पर खड़े होंगे।
झांग जियानन ने विक्रम को देखा, सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि यह युवक सिर्फ शेखी बघार रहा है या सचमुच इतना आत्मविश्वासी है। उसके मन में संदेह पैदा हुआ और वह इसकी पुष्टि करना चाहता था। इसलिए विक्रम के प्रति उसका वर्तमान दृष्टिकोण अभी भी अवलोकन का ही था। हाई सिटी में तुम पहली बार आए हो, है ना? चूंकि तुम यहाँ हो तो कुछ दिन यहीं रुको और आनंद लो। झांग जियानन ने कहा, मुझे तुम्हारे और जीनिंग के बीच के मामले पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। विक्रम को अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई, फिर जल्दी से बोला, तो क्या जीनिंग इन कुछ दिनों में मेरे साथ हाई सिटी घूमने आ सकती है? झांग जियानन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। ये लड़का सचमुच अपनी किस्मत आजमाना जानता था। उसने एक पल सोचा, हाँ, जीनिंग दिन में हाई सिटी में तुम्हारे साथ घूम सकती है। शाम 6 बजे से पहले तुम्हें उसे घर वापस लाना होगा। ठीक है अंकल झांग, आप वाकई एक महान इंसान हैं। विक्रम तुरंत बहुत खुश हुआ। उसके विचार से झांग जियानन द्वारा झांग जिनिंग को हाई सिटी में अपने साथ ले जाने की सहमति का मतलब था कि यह शादी लगभग तय हो चुकी थी। झांग जियानन का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। उसे हमेशा लगता था कि विक्रम का व्यक्तित्व बहुत बेलगाम है, लेकिन फिर वह तो बस 20 साल का एक युवक था, उससे कितना परिपक्व होने की उम्मीद की जा सकती थी। जल्द ही झांग जियानन ने किसी को विक्रम को रिहा करवा लिया और वह अपने लोगों के साथ चला गया। विक्रम के आज़ाद होने के बाद उसने चेक इन के लिए एक होटल ढूंढा। कमरे में घुसते ही उसने सबसे पहले झांग जिनिंग को फ़ोन किया। झांग जिनिंग उस समय अपने कमरे में बेसब्री से खबर का इंतजार कर रही थी। विक्रम को न देखकर वह हमेशा बेचैन रहती थी। तभी नानी की आवाज़ सुनकर कि कोई उसे बुला रहा है, झांग जिनिंग जल्दी से नीचे भागी। उसने हाँफते हुए फ़ोन उठाया और जल्दी से पूछा, हेलो, हाँ, क्या तुम हो? विक्रम ने उसकी हल्की सांस फूली हुई आवाज़ सुनी और उसका दिल खुश हो गया। उसने झट से जवाब दिया, मैं हूँ जीनिंग। मैंने तुम्हें परेशान किया था। मैं ठीक हूँ, मैं अभी तुम्हारे घर से ज़्यादा दूर नहीं एक होटल में रुका हूँ। झांग जिनिंग ने राहत की लंबी सांस ली और चिंता से पूछा, क्या मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं? नहीं, मैंने उनसे काफ़ी देर तक बात की। उन्होंने कहा कि वो मेरी बहुत कद्र करते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं हाई सिटी में हूँ तो वो चाहते हैं कि तुम मेरे साथ घूम आओ। विक्रम ने झांग जिनिंग को अपनी परेशानी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि वो परेशान हो जाएंगी। जैसे ही झांग जिनिंग ने उनकी बातें सुनी, उनकी आंखों में खुशी तुरंत झलक आई। तो मेरे पापा हमारे रिश्ते के लिए राजी हो गए हैं। कुछ हद तक, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, जीनिंग, देर हो रही है, जल्दी आराम कर लो, मैं तियानगे को फ़ोन करता हूँ। ओह, ठीक है। पहले जब मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया था तो मैं इतना बेचैन था कि मैंने मास्टर को भी फ़ोन कर दिया था। झांग जिनिंग ने शर्मिंदगी से अपनी जीभ बाहर निकाली। कोई बात नहीं, मैं उन्हें बता दूंगी। झांग जिनिंग से कुछ वाक्य बात करने के बाद विक्रम ने फ़ोन रख दिया। फिर उसने चरण का नंबर डायल किया। चरण ने अभी अभी नहा धोकर बाल सुखाए थे। फ़ोन की घंटी सुनकर उसने सोचा कि इस समय फ़ोन करने वाला व्यक्ति अगर झांग जिनिंग नहीं तो विक्रम ही होगा। विक्रम की आवाज़ सुनते ही चरण की आंखों में मुस्कान आ गई। तियानगे, तुमने मुझे जो चीज़ दी है वो वाकई कमाल की है। जीनिंग के पिताजी मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिले थे और उन्होंने ये भी कहा था कि वो चाहते हैं कि जीनिंग मेरे साथ हाई सिटी में अच्छा समय बिताएं। विक्रम की आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी, बस वो अभी भी जीनिंग और मेरी शादी के लिए राज़ी नहीं हुए हैं। वो हमेशा तुम्हारी कही बात की पुष्टि करना चाहेंगे। सिर्फ जहाज निर्माण तकनीक का डिज़ाइन ब्लूप्रिंट ही उन्हें अपनी शादी के रिश्ते को आसानी से छोड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। चरण जानता था कि झांग जियानन जैसे बिजनेसमैन मुनाफे को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए उन ब्लूप्रिंट के अलावा चरण के पास एक और विकल्प भी था। उसे झांग जियानन जैसे बिजनेसमैन से मिलने के कई मौके मिले थे। चूंकि वो उनसे मिला था, इसलिए चरण कोई भी अच्छा मौका यूं ही नहीं गंवाएगा। वह झांग जियानन को एक बड़ा खेल खेलने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। तो फिर मुझे आगे क्या करना चाहिए? विक्रम ने विनम्रतापूर्वक चरण से सलाह मांगी। इसके बाद तुम और जीनिंग खूब मज़े करो, बाकी सब तो मैं कर ही दूंगा। चरण के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बस डोंट जी और मेरे लिए हाई सिटी से कुछ खास चीज़ें लाना याद रखना। बिल्कुल, विक्रम ने तुरंत सहमति जताई। उसकी आवाज़ कृतज्ञता से भरी हुई थी। चरण के आसपास होने से वह सचमुच 120% निश्चिंत हो सकता था। फ़ोन रखने के बाद चरण बेडरूम में चला गया। प्रिया पहले से ही बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे अंदर आते देख वह झट से उठ बैठी। विक्रम ठीक है? और वह और जीनिंग? चिंता मत करो, वह ठीक है। वह और जीनिंग आ जाएंगे, मैंने कहा था। चरण ने हाथ बढ़ाकर उसके चिकने कोमल गाल पर चुटकी काटी। उसकी आंखें मुस्कान से भरी थीं। प्रिया को तुरंत राहत महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाकर चरण के गले में अपनी बाहें डाल दी और खुद को उसके आलिंगन में समेट लिया। पतिदेव, आप वाकई कमाल के हैं। चरण प्रिया के साथ लेट गया और उसके पेट को धीरे से सहलाने लगा।
प्रिया पहले से ही 4.5 महीने की गर्भवती थी और उसका निचला पेट थोड़ा उभरा हुआ था। उसके पेट को दिन ब दिन बढ़ता देख चरण के दिल में एक अवर्णनीय भावना उमड़ आई। ये खून का बंधन था। उसके पेट में पल रहा बच्चा उसका अपना बच्चा था। सहलाते हुए उसने महसूस किया कि अचानक उसकी हथेली अंदर से धंस गई और साथ ही प्रिया की हल्की आह भी निकली। पत्नी, क्या अभी बच्चा ज्यादा जोर से हिला था? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? चरण ने जल्दी से प्रिया की तरफ देखा और चिंता से पूछा। प्रिया धीरे से गुनगुनाई, पता नहीं वह करवट ले रहा था या छोटे पैर इधर उधर हो रहे थे, लेकिन भ्रूण की हलचल बहुत तेज लग रही थी। चरण ने हाथ बढ़ाकर उसके पेट को छुआ और बड़े लहजे में धीरे से कहा, अच्छा बच्ची, इतना जोर मत लगाओ, मम्मी को दर्द होगा। अगर तुम बॉक्सिंग का अभ्यास करना चाहती हो तो पापा तुम्हें जन्म के बाद सिखाएंगे। प्रिया की आंखें मुस्कान से भर आई जब उसने उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे से इतनी गंभीरता से बात करते देखा। बच्चा अभी बहुत छोटा है, अभी समझ नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, पहले उसे मेरी आवाज़ से परिचित होने दो। चरण मुस्कुराया। हाल ही में वह हर रात प्रिया के पेट पर लेटकर बच्चे से कुछ बातें करता था। कुछ देर बातें करने के बाद चरण ने प्रिया की पीठ को थामा और दोनों गहरी नींद में सो गए। अगले दिन नाश्ते के बाद चरण और प्रिया ने कुछ उपहार तैयार किए और सुपरिवार के पास चले गए। बीजिंग से लौटने के बाद से वे पिछले कुछ दिनों से व्यस्त थे और अब जब सब कुछ थोड़ा सुकून भरा था तो स्वाभाविक रूप से चरण अपने नाना नानी और चाचाओं को नहीं भूला। आखिरी बार वे नए साल से पहले आए थे जब चरण और प्रिया बीजिंग जाने से पहले सुपरिवार से मिलने गए थे। अब जब वे यहाँ थे तो सु चेंगफू और शिल्पा दोनों खुशी से झूम रहे थे। चरण, तुम और तियान तियान बीजिंग से वापस आ गए? हाँ दादाजी दादी, हम 2-3 दिन से वापस आ रहे हैं। चरण ने उपहार घर में रखे मुस्कुराते हुए सु चेंगफू को बैठने में मदद की। शिल्पा ने भी प्रिया की बाहें पकड़ ली और कुर्सी पर बैठ गई। उसने प्रिया के उभरे हुए पेट पर नजर डाली। उसकी आंखों में मुस्कान गहरी होती जा रही थी। तियान तियान वास्तव में अच्छी तरह से पोषित है। ये स्पष्ट है कि हमारा चरण एक लाडला पति है। प्रिया के गाल लाल हो गए और उसने धीरे से कहा, चरण हमेशा मेरे बारे में सोचता है। चरण से बिगड़ी प्रिया शायद ही कभी घर का काम करती थी। चरण से शादी करने से पहले की तुलना में प्रिया की त्वचा अब गोरी, मुलायम और चिकनी थी और उसके गाल गुलाबी और चमकदार थे। जो कोई भी उसके वर्तमान रूप को देखता वह कहता कि प्रिया वास्तव में चरण से शादी करने के लिए धन्य है। चरण और प्रिया दोपहर तक सु चेंगफू और शिल्पा के साथ बातें करते रहे जब तक कि चाचा और चाची सभी वापस नहीं आ गए। सभी लोग दोपहर के भोजन के लिए एक साथ बैठे, खाना खाया और बातें की। शिल्पा मुस्कुराई और बोली, चरण, तुम्हारे छोटे चाचा कुछ समय पहले सफलतापूर्वक एक ब्लाइंड डेट पर गए थे और अब सगाई तय हो गई है। 2 महीने में वह आपकी छोटी चाची से शादी कर लेगा। ये खबर सुनकर चरण भी मिंग्युआन के लिए खुश था। छोटे चाचा, बधाई हो। मिंग्युआन हंसा, आप लगभग एक बच्चे को गोद में लिए हुए हैं, इसलिए मैं आपका छोटा चाचा होने के नाते स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं रह सकता। वह चरण से ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उसने बिना किसी बड़प्पन के अधिक सहजता से बात की। हा। कमरे में मौजूद हर कोई उसकी बातों पर हंसे बिना नहीं रह सका। ये देखते हुए कि वह इस साल लगभग 30 का हो गया था, स्वाभाविक रूप से सभी को उसकी शादी की चिंता थी। भोजन के बाद चरण अपने चाचाओं से बात करने के लिए अध्ययन कक्ष में चला गया। शिल्पा और चाची प्रिया के साथ थीं। अध्ययन कक्ष में पहुंचकर चरण ने सुपरिवार के कपड़ा कारखाने की स्थिति के बारे में पूछताछ की। जब से हमने पुरानी मशीनरी को नए उपकरणों से बदल दिया है, हमारे सुपरिवार के कपड़ा कारखाने में उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में काफी सुधार हुआ है। ऑर्डर लगातार आ रहे हैं और यह सब आपकी बदौलत है, चरण। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जब कपड़ा कारखाना स्थिर हो गया है तो क्या दोनों चाचाओं ने अन्य उद्योगों में उद्यम करने के बारे में सोचा है? चरण उन सभी को नहीं भूलेगा जिन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। सुपरिवार ने उसके लिए अपना दिल खोल दिया और चरण सुपरिवार के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। अब जब उसने शरत और विक्रम को बड़ा पैसा बनाने में मदद करना शुरू कर दिया था तो स्वाभाविक रूप से वह सुपरिवार में अपने रिश्तेदारों को नहीं भूलेगा। कौन सा उद्योग? सुपरिवार के सभी भाइयों ने गंभीरता से चरण की ओर देखा। सैनिटरी उत्पाद। चरण मुस्कुराया, टॉयलेट पेपर, टिश्यू, डायपर और सैनिटरी नैपकिन बनाना। चरण की बात सुनकर सभी चाचा थोड़े हैरान हुए। हम टॉयलेट पेपर और टिश्यू के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ये डायपर और सैनिटरी नैपकिन क्या हैं? मनोहर ने पूछा। डायपर शिशुओं के लिए उत्पाद हैं, कपड़े के डायपर की तुलना में इस्तेमाल करने में ज़्यादा सुविधाजनक और सूखे होते हैं। सैनिटरी नैपकिन खासतौर पर महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान बनाए गए उत्पाद हैं। चरण ने अपने चाचाओं को समझाया। चरण की बात सुनकर सभी बड़े आदमी थोड़े शर्मिंदा हुए। तो सैनिटरी नैपकिन महिलाओं के लिए हैं, लेकिन चरण, हमारे जैसे गरीब इलाके में ज़्यादातर लोग टॉयलेट पेपर भी नहीं खरीद सकते, डायपर और सैनिटरी नैपकिन तो दूर की बात है। मनोहर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा।
तो लक्षित बाजार की आबादी फिलहाल समृद्ध और संपन्न परिवार हैं। चरण ने कहा, इन उपयोगकर्ताओं के पास अतिरिक्त पैसे हैं और बेहतर विकल्पों के साथ वे खुद को ठगा नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि चरण का सुझाव बहुत अच्छा है। मिंगयुआन ने कहा, भविष्य में सैनिटरी उत्पादों की फैक्ट्री खोलना निश्चित रूप से एक स्थिर और लाभदायक उद्यम होगा। लेकिन हमारे पास कोई अनुभव नहीं है और किस तरह की मशीनरी और उपकरणों की ज़रूरत है। हम उन्हें कहाँ से खरीदेंगे? उत्पादन प्रक्रिया कैसी है? मनोहर ने भौहें चढ़ाईं। चरण कुछ बोलने ही वाला था कि उसने देखा कि मिंगयुआन उसकी ओर देखकर हंस रहा है। दूसरे भाई, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हें क्या लगता है चरण ने सैनिटरी उत्पादों की फैक्ट्री खोलने का सुझाव क्यों दिया? वह इसके लिए मशीनरी और उपकरण लाने में हमारी मदद जरूर कर पाएगा। ये सुनकर मनोहर ने जल्दी से चरण की ओर देखा और उससे पुष्टि करने के लिए कहा। चरण थोड़ा मुस्कुराया और धीरे से सिर हिलाया। मैं सैनिटरी उत्पादों की फैक्ट्री के लिए मशीनरी और उपकरणों का ध्यान रखूंगा। मेरे पास इन उत्पादों के निर्माण के सूत्र और प्रक्रियाएं भी हैं। दूसरे चाचा और छोटे चाचा को बस फैक्ट्री प्रबंधन का अनुभव होना चाहिए। क्या तुमने सुना? मैंने तुमसे कहा था न कि चरण पूरी तैयारी के साथ आया है। मिंगयुआन खिलखिला कर हंसा। उसकी आंखें चरण के लिए प्रशंसा से भर गईं। मनोहर ने भी उसकी शंकाएं दूर कर दी और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, चलो एक सैनिटरी उत्पादों की फैक्ट्री खोलते हैं। जब समय आएगा तो हम मिंगयुआन को उसका प्रबंधन सौंप देंगे। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। मिंगयुआन तुरंत सहमत हो गया। तीनों भाई और चारण हंसी मजाक के बीच सैनिटरी उत्पादों की एक फैक्ट्री खोलने की योजना पर फैसला हुआ। चरण ने ये सुझाव न केवल सुपरिवार को पैसे कमाने का एक और जरिया देने के लिए दिया, बल्कि थोड़े से स्वार्थ के लिए भी। उसका और प्रिया का बच्चा कुछ ही महीनों में पैदा होने वाला था और अगर उनके पास डायपर होते तो बच्चे की देखभाल करना निस्संदेह बहुत आसान होता। कम से कम उन्हें कपड़े के डायपर धोने तो नहीं पड़ते। इसके अलावा प्रिया के गर्भवती होने से पहले वह हमेशा डिपार्टमेंटल स्टोर से आयातित सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करती थी, जो महंगे होते थे और कभी कभी लीक भी हो जाते थे। प्रिया को हर बार टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल भी करना पड़ता था। हर महीने के वे कुछ दिन काफ़ी असुविधाजनक होते थे। अगर वह सावधान न रहती तो खून के धब्बे उसकी पैंट पर लग जाते। एक औरत के लिए यह बहुत शर्मनाक बात थी। चरण ने सोचा कि उसकी पत्नी के जन्म के बाद अगर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध होते तो यह ज़्यादा सुविधाजनक और स्वास्थ्यकर होता। इसलिए उसने सुझाव दिया कि सुपरिवार एक सैनिटरी उत्पादों की फैक्ट्री खोले, खास तौर पर इन चीज़ों के उत्पादन के लिए। अपने चाचाओं के साथ स्वच्छता उत्पाद कारखाने की योजना पर चर्चा करने और अपने दादा दादी के साथ बातचीत करने के बाद चरण ने आखिरकार अलविदा कहा और प्रिया के साथ चला गया। छोटे से आंगन में वापस चरण ने लीकुन को फ़ोन किया और उसे ब्लूप्रिंट लेने के लिए किसी को भेजने के लिए कहा। फ़ोन रखने के बाद चरण ने अपने ड्राफ्टिंग टूल निकाले और स्वच्छता उत्पाद कारखाने के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरणों के ब्लूप्रिंट बनाने शुरू कर दिए। प्रिया पास में ही अपने काम में व्यस्त थी, इसलिए उसने चरण को ज़रा भी परेशान नहीं किया। स्वच्छता उत्पाद कारखाने के लिए आवश्यक मशीनरी में पल्प तैयार करने की मशीनें, पेपर बनाने की मशीनें, टॉयलेट पेपर रिवाइंडिंग मशीनें, पेपर कटिंग मशीनें, सीलिंग मशीनें, प्री ट्रीटमेंट उपकरण, एम्बॉसिंग मशीनें, लेमिनेटिंग मशीनें, कटिंग मशीनें, फ्लॉकिंग मशीनें, अल्ट्रासोनिक मशीनें, लेबलिंग मशीनें, पैकेजिंग मशीनें। शाम के 7 बजे जब सब लोग खाना खा चुके थे, लीकुन फैक्ट्री द्वारा ब्लूप्रिंट लेने के लिए भेजा गया व्यक्ति आ पहुंचा। इस बार ब्लूप्रिंट लेने आया व्यक्ति लीकुन स्वयं था। जो हैंग को उसने हुआंग शहर में एक नई शाखा फैक्ट्री बनाने के लिए भेजा था। दोनों ने कुछ देर बातें की और ये देखकर कि देर हो रही है, लीकुन जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसे विदा करने के बाद चरण ने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को तानकर नहाने और फिर प्रिया को गोद में लेकर सोने की तैयारी की। अगले 2 दिनों तक चरण घर पर रहा, अपनी पत्नी के साथ ब्लूप्रिंट बनाता रहा, उपन्यासों की प्रतिलिपि बनाता रहा, एक आरामदायक और सुखद जीवन जीता रहा। विक्रम, वह व्यक्ति, भी इन 2 दिनों के दौरान हर रात चरण को फ़ोन करता रहा। वह हाई शहर में झांग जिनिंग के साथ था और पिछले 2 दिनों में उसने बहुत अच्छा समय बिताया। झांग जियानन ने अपनी बात रखी और झांग जिनिंग को इन 2 दिनों के दौरान विक्रम से मिलने से नहीं रोका। चरण जानता था कि यह उस ब्लूप्रिंट के वजन की वजह से था, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। जैसा कि उसने सोचा था, झांग जियानन ने चरण को ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। उसने खुद चरण को फ़ोन किया। माफ़ कीजिए, क्या आप मिस्टर चरण हैं? चरण ने फ़ोन के दूसरी तरफ से गहरी आवाज़ सुनी। उसकी आंखें हल्की सी झपक रही थीं। जी हाँ, मैं चरण हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? मैं जी निंग के पिता, झांग समूह के प्रमुख झांग जियानन हूँ। झांग जियानन ने विनम्रता से चरण को अपना परिचय दिया। कुछ दिनों की जांच के बाद उसके पास चरण के बारे में पहले से ही 7 या 8 भागों की अच्छी समझ थी। चरण के कुछ कार्यों के बारे में जानने के बाद झांग जियानन मदद नहीं कर सका, लेकिन आह भरते हुए कहा कि चरण वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ओह, तो यह महाप्रबंधक झांग है।
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका मुझसे क्या काम है? विक्रम आपका अच्छा दोस्त है ना? हमने उनके लाए ब्लूप्रिंट देखे हैं और वे वाकई बहुत कीमती हैं। झांग जियानन ने बिना कुछ कहे सीधे कहा, लेकिन ये मुझे हुआन परिवार के साथ अपने वैवाहिक रिश्ते को तोड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। ये सुनकर चरण की आंखों में मुस्कान तैर गई। उसे चतुर व्यापारियों के साथ काम करना सबसे ज्यादा पसंद था, क्योंकि चरण के हाथों में दूसरे पक्ष को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त लाभ थे। अगर मैं तुमसे कहूं कि विक्रम जो ब्लूप्रिंट तुम्हारे लिए लाए हैं वे मेरे पास मौजूद सबसे निचले स्तर के डिज़ाइन ब्लूप्रिंट हैं, तो क्या होगा? चरण हंसा। मेरे पास मछली पकड़ने वाली नाव और जहाज बनाने की ज़्यादा उन्नत तकनीकें और डिज़ाइन ब्लूप्रिंट हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या महाप्रबंधक झांग की इसमें रुचि होगी। मैंने विक्रम को ये कहते सुना कि जहाज निर्माण तकनीक के अलावा चरण तुम्हारे पास विमान बनाने की मुख्य तकनीक भी है। हालांकि झांग जियानन ने चरण की बातों का जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उसने एक सवाल के साथ पलटवार किया। ये सही है, जब तक मैं तैयार हूँ विमान निर्माण कोई मुश्किल काम नहीं है। चरण की आवाज़ शांत थी और उसके लहजे में आत्मविश्वास झलक रहा था। फोन के दूसरी तरफ झांग जियानन की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। चरण को उसे ऐसा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह आसानी से उजागर हो सकता था। और चरण की जांच करने के बाद झांग जियानन को भी विश्वास नहीं हुआ कि वह एक व्यक्ति था जो बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि मैं श्रीकिन से व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा और अच्छी बातचीत करूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या श्रीकिन जल्द ही हाई सिटी आ सकते हैं। चरण ने उनके शब्द सुने और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। क्षमा करें महाप्रबंधक झांग, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूं और शायद कुछ समय के लिए हाई सिटी जाने का समय नहीं होगा। बेशक, यदि आप स्वतंत्र हैं तो आप जियांग सिटी आ सकते हैं। अब जब उसके पास मुख्य प्रौद्योगिकी और रहस्य हैं तो वह किसी अन्य के क्षेत्र में जाने की जहमत क्यों उठाएगा? क्या घर पर रहकर अपनी पत्नी के साथ जाना बेहतर नहीं होगा? और जल्दी जल्दी आने से उसकी तकनीक कम मूल्यवान लगेगी, है ना? अब पहल चरण के हाथ में थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। झांग जियानन ने फोन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस चरण में सचमुच अहंकार था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब उसने उसे बुलाया था तो वह नहीं आएगा। लेकिन अगर उसमें सचमुच दुनिया हिला देने वाली प्रतिभा है तो झांग जियानन का खुद जियांग सिटी जाना सार्थक होगा। उसने अपनी उंगली मेज पर हल्के से थपथपाई, कुछ पल सोचा और फिर मन ही मन एक निर्णय लिया। ठीक है, तो मैं खुद जियांग सिटी जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि श्रीकिन ने जो कहा है उससे मुझे निराशा नहीं होगी। झांग जियानन ने फोन पर अपनी पकड़ मजबूत की और गहरी आवाज में कहा, महाप्रबंधक झांग, आपका यहाँ मेरे मेहमान के रूप में स्वागत है। और हाँ, और जीनिंग को भी क्यों न साथ ले आएं। शायद जियांग सिटी की यह यात्रा महाप्रबंधक झांग आपको दोहरी खुशी देगी। चरण का स्वर हल्का और संयमित था, फिर भी इस सहयोग में उसका विश्वास झलक रहा था। दोहरी खुशी? अगर सहयोग पक्का हो जाए और विक्रम और झांग जिनिंग की शादी तय हो जाए तो वाकई दोहरी खुशी होगी। झांग जियानन का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा, ये सोचकर कि चरण वाकई अपने पत्ते अच्छी तरह खेल रहा है। इस समय भी वह अपने अच्छे भाई के लिए मैचमेकर की भूमिका निभाना नहीं भूला। ठीक है, मैं समझ गया। झांग जियानन ने चरण से बात खत्म करने के बाद तुरंत फोन रख दिया। फोन रखकर वह अपनी सीट से उठा और अपने हाथ पीठ के पीछे करके अध्ययन कक्ष में इधर उधर टहलने लगा। अगर विक्रम और चरण की बातें सच होती तो उनके हुआन परिवार के लिए यह निस्संदेह उन्नति का एक शानदार अवसर होता। झांग परिवार का हाई शहर में अपार आर्थिक दबदबा था और यह शीर्ष पारिवारिक व्यवसायों में से एक था, लेकिन देश में यह अभी भी शीर्ष स्थान से बहुत दूर था। अगर चरण की बातें सच थीं तो उसे सहयोग के इस अवसर का लाभ उठाना ही होगा। झांग जियानन की आंखों में एक तेज चमक आ गई। वह जल्दी से अपनी मेज पर वापस गया और फोन किया। मुझे फ्लाइट डिज़ाइन इंजीनियरिंग में कुछ प्रतिभाशाली पेशेवरों को भारी मुआवजे के साथ भर्ती करने में मदद करें। हाँ, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। झांग जियानन के साथ बातचीत खत्म करने के बाद चरण ने अपना कठिन ड्राइंग का काम शुरू कर दिया। और कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ शब्द ही काफ़ी नहीं थे। जब झांग जियानन खुद जियांग शहर पहुंचे, चरण की खोखली बातें बेकार होंगी। इस सहयोग को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए उसे अभी भी कुछ ठोस करना था। हालांकि ज़्यादा उन्नत जहाज और विमान के डिज़ाइन भी ज़्यादा जटिल थे। चरण बस शांत होकर धैर्य से चित्र बना सकता था। शाम को विक्रम ने चरण को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ उत्साह और रोमांच से भरी हुई थी। तियांगे, झांग जियानन ने कहा है कि वह जीनिंग को आपसे मिलवाने के लिए खुद जियांग शहर लाएंगे। क्या इसका मतलब है कि जीनिंग के साथ मेरा रिश्ता लगभग तय हो गया है? उसकी अति उत्साहित आवाज़ सुनकर चरण हंसा। मैंने तुमसे बहुत पहले ही कह दिया था, मेरे यहाँ रहते हुए जीनिंग के साथ तुम्हारी शादी नहीं टूटेगी। विक्रम का दिल खुशी से उछल पड़ा। वाह तियांगे, शुक्रिया, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। तुम्हारे जैसा भाई पाकर बहुत अच्छा लगा।
अगर चरण न होता तो उसका और झांग जीनिंग का रिश्ता बिना किसी भविष्य के ही तय हो जाता। लेकिन उसे भविष्य में और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने झांग जियानन के सामने कहे थे। विक्रम को दृढ़ विश्वास था कि चरण के नक्शे कदम पर चलते हुए और विकास के लिए कड़ी मेहनत करते हुए वह निश्चित रूप से भविष्य में हुआंग परिवार से आगे निकल जाएगा।